ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज सैटरडे है। फिर एक बार हम लोग एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हैं और जैसा कि पीछे हमने बताया था, इस बार थोड़ा सा हमने सीरीज चेंज किया है और यह सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप देखें टाइटल, क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज। हालांकि मैंने बिना इस सीरीज की घोषणा के इस पर मैंने अपना लेक्चर आरंभ कर दिया था। आप याद करें, पिछले 12 फरवरी को जब हमने असहयोग आंदोलन वापस लेने की तिथि को जो एक लेक्चर दिया था, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ गांधी एंड डिड गांधी टेक अ वाइड डिसीजन आफ्टर विड्रॉइंग दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसको हम लोगों ने क्रिटिकली देखा था। क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह कंप्लेन होता है कि सर मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, पूरे पढ़ने के बाद सर मैंने ये बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं सामने तो हाथ पाँव फूलने लगते हैं। बहुत ही नेचुरल है क्योंकि आपने जो पढ़ी वो एलिमेंट्री स्टडी थी, वो एनालिटिकल स्टडी नहीं हुआ, वो क्रिटिकल स्टडी नहीं हुआ। जब ये सारे चरण हम पार कर जाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, एक्सक्लूसिवली यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इवन यू कैन इंक्लूड द स्टेट सर्विसेज, क्योंकि आप अगर राज्य सेवा में भी देखेंगे तो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड मोर और लेस अब वो बराबर ही करते जा रहे हैं। तो इसलिए दोनों में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैंने कुछ और भी आप लोगों के लिए सोच रखा है, वो है जो एक्सक्लूसिव में कैसे अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन की भी अलग अलग प्रणाली होती है? क्या उसे अलग पृथक पृथक तरीके से पढ़ा जाता है? उसके लिए कौन सा साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी हो सकता है? तो आई हैव टू डिस्कस दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज विथ यू एज वेल। वो भी हमें करना है। और इसके अलावा जैसे कई बार बच्चों के मन में ये भ्रम होता है कि स्टेट सर्विसेज के क्वेश्चंस के स्वरूप अलग होते हैं और यूपीएससी के पृथक होते हैं, तो क्या स्टेट सर्विसेज जैसे यूपी पीसीएस है या बीपीएससी है तो उसमें हमारे लिखने का अंदाज पृथक होना चाहिए? यह इतना इम्पॉर्टेंट क्वेरी है जो हम जब ऑफलाइन क्लासेस में भी हमेशा उठते रहते थे और मैं उनको समझाता रहता था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इस चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वह उन चीज़ों से वाकिफ हो पाएंगे कि एक्चुअल में दोनों के नेचर में क्या अंतर है। लेकिन ये जो क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज है, यह उन दर्शकों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी उपयोगी है ही, और जो वैसे भी किसी मुद्दे पर अपने विचार को स्पष्ट करना चाहते हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक तरह से अगर आप देखें तो प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज की तुलना में आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, विशेषकर क्वेश्चन पर अपने व्यू को रखने के लिए। तो अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि आज मैं आपके सामने क्या मुद्दा लेकर आया। उसी तरह से कई मुद्दे लेकर आता रहूंगा। जैसे कई प्रश्न आपके मन में उठते हैं, क्या हम मुगलों को विदेशी मान सकते हैं? मुगल विदेशी थे अथवा नहीं? वेयर द मुगल किंग्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन और वेयर दे फॉरेनर्स? या फिर हमारे सामने दूसरा इशू आता है कि क्या शिवाजी और महाराणा प्रताप राष्ट्रवादी शासक थे? वेयर शिवाजी एंड महाराणा प्रताप are nationalist rulers. So in this way we have to discuss all these aspects। और उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि धीरे धीरे आंखों पर से पर्दा हटता जा रहा है और जो एक अंतर चक्षु है वो खुलता जा रहा है। that will improve your insight। तो हम पहले आज के टॉपिक आपके सामने रखते हैं, क्या ब्रिटिश ने भारत का आधुनिकीकरण किया? Did the British modernize India? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में भी, इसके अलावा मैंने बच्चों को प्राय ये क्वेश्चन पूछते हुए देखा है, क्योंकि कई क्वेश्चंस पर आपको अपना स्टैंड लेना होता है। मैं क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यू विल फाइंड देयर डिफिकल्टी कि उस पर आप यू आर नॉट गोइंग टू टेक द स्टैंड। क्योंकि आप इसलिए स्टैंड नहीं ले पाते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। तो मैं आपको इसमें स्पष्ट कर देता हूं। इसकी वजह होती है कि जहां तक हिस्ट्री पर ओपिनियन का सवाल है तो उसके भी कई प्रकार उभर कर आ गए। एक ओपिनियन है पॉलिटिकल लीडर्स के बीच
जो इतिहास के अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा ओपिनियन है जिसको पॉपुलर हिस्ट्री कहते हो, जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस नहीं है लेकिन वो हिस्ट्री को एक ऐसा एरिया समझते हैं जिस पर अपना विचार दिया जाए। तीसरे हैं एकेडमिक हिस्टोरियंस, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो ये तीनों में हमारे लिए सबसे करीब है एकेडमिक हिस्टोरियंस। बट हियर आई हैव टू मेक दिस पॉइंट क्लियर कि वी हैव टू इवन कॉशियस व्हाइल टेकिंग द व्यू ऑफ एकेडमिक हिस्टोरियंस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एकेडमिक हिस्टोरियंस के जो विचार होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिकल हो जाते हैं और बड़ा मर्सिलेसली किसी बात का वो खंडन करते हैं। जैसे अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन रखा जाए कि क्या महाराणा प्रताप और शिवाजी एक राष्ट्रवादी शासक थे, तो हाँ कहना तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं बताऊंगा, लेकिन दिस इज द एक्चुअली वी कैन कंपनसेट इट, थोड़ा कंपनसेटरी बिहेवियर कि हम थोड़ा कंसोल कर देंगे कि चलो नेशनलिस्ट नहीं थे लेकिन आगे के टाइम के नेशनलिस्ट को उन्होंने इंस्पायर किया। कैसे इंस्पायर किया, तो उनके जो इवेंट्स हैं, एक रीजनल स्तर पर कोई फाइट कर रहा है एक सेंट्रलाइज पावर से, तो कम से कम एक उन्होंने अपने रीजन के प्रति, जहां बाकी और रूलर्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, बट एटलीस्ट दे रिफ्लेक्टेड द फाइटिंग स्पिरिट। उस समय नेशनलिज्म, और फिर नेशनलिज्म क्या है, वो सारी चीजें हम उस टॉपिक में कवर करेंगे। तो मैंने एक जस्ट उदाहरण आपको बताया कि हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना पड़ता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि देखते तो एकेडमिक हिस्टोरियंस ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी यह बात का ख्याल रखा जाता है कि जिन बच्चों का चयन करना है, द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, तो वो थोड़ा मॉडरेट टेम्परामेंट के होने चाहिए, वो रेवोल्यूशनरी नहीं होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रेडिकल उनका विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी चापलूसी करेंगे। अगर हम चापलूस है, साइकोफेंट है, तो वो भी पसंद नहीं है। आपको एक इंटेलेक्चुअल होना है, एक ऐसा बुद्धिजीवी जो किसी चीज पर अपने मॉडरेट विचार को रख सके। तो आते हैं, देखते हैं क्या ब्रिटिश ने भारत का आधुनिकीकरण किया। तो मैं अगर यह प्रश्न, यह सवाल आज अगर हम बच्चों से करें कि भाई व्हाट इज मॉडर्न, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ मॉडर्न तो है, अच्छा पहनावा और हवा, अच्छे दृष्टिकोण, अच्छी जीवन पद्धति, विज्ञान, तकनीकी। लेकिन अगर सही मायने में मॉडर्नाइजेशन को समझना हो, मॉडर्निटी को समझना हो या मॉडर्निज्म को समझना हो, तो वहां पर फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो आज मैं पहले उसको शीशे की तरह साफ करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं कहूंगा वह अंतिम सत्य होगा, वह या फाइनल वर्डिक्ट होगा। मैं आपको टेंटेटिव ट्रूथ बता रहा हूं, जिसे आप हमेशा डिसेंट करने का अधिकार रखते हैं। वो तो आपका अधिकार है, हमसे डिफर करना आपका अधिकार है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को ही तो वहां पर लिखना होगा, लेकिन किस विचार को रखोगे उसके लिए हमें कोई तनाव नहीं है, क्योंकि प्रश्न खुद ही संकेत देगा कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, आप उस डायरेक्शन को फॉलो कर लेना। चलिए पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा दिखाते हैं। अब लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। ये 3 टर्म है। एक है मॉडर्नाइजेशन, हिंदी में भी डाल देता हूं, इसका मतलब हुआ आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण। दूसरा टर्म है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता। और तीसरा टर्म है मॉडर्निज्म। तीसरा टर्म है मॉडर्निज्म। यह है आधुनिकतावाद। यह शब्द आता है, इसको बोलते हैं आधुनिकतावाद। तो पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या ये तीनों शब्द एक हैं? नहीं, इन तीनों शब्द के अर्थ में थोड़ा सा विभेद है। देयर इज सर्टेन डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ ऑल द 3 टर्म्स। द फर्स्ट वन मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। नॉर्मली क्या होता है, आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि तकनीकी, अर्थव्यवस्था एवं जो
स्थापित संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आधुनिकीकरण। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। अर्थव्यवस्था, तकनीकी तथा जो स्थापित संस्थाएं हैं उनके रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है आधुनिकीकरण। द टर्म मॉडर्नाइजेशन implies a process of transformation of the existing economy, technology as well as the established institutions। इसको कहते हैं आधुनिकीकरण, टेक्निकल टर्म में। दूसरा आती है मॉडर्निटी। इसमें आपको थोड़ी सी, क्योंकि जो भी बातें कही गई है पहले वाले में वो भौतिक है। भौतिक का मतलब है कि वो मटेरियल टर्म में है कि आपकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, फिर आप तकनीकी में परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इंस्टीट्यूशंस जिसको कहते हो संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन को हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। लेकिन ये जो दूसरा जो मॉडर्निटी है वो धीरे धीरे मैटर से स्पिरिट की तरफ बढ़ जाता है। स्पिरिट का मतलब है कि वह तकनीकी से या अर्थवा या भौतिक से वैचारिक की तरफ बढ़ जाता है। और वैचारिक में दो चीजों को जोड़ देता है। एक तो होता है इसका ह्यूमनिस्टिक, मैं हिंदी में ही बोल देता हूं, एंड फिलोसॉफिकल। ह्यूमनिस्टिक एंड फिलोसॉफिकल बेसिस होता है, मतलब विचार और दर्शन के क्षेत्र में जो आपको परिवर्तन के तत्व दिख रहे हैं। द फैक्टर ऑफ चेंज in the field of ideology as well as philosophy, so that is characterized as modernity। मतलब विचार और दर्शन के क्षेत्र में जो हम परिवर्तन देखते हैं उसे हम आधुनिकता कहेंगे। तो ये दूसरा। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी भाई आधुनिकतावाद क्या है? तो एक्सक्लूसिवली यह आर्ट और लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर मतलब कला एवं साहित्य, ये आपको देखने को मिलता है। आर्ट एंड लिटरेचर मतलब कला और साहित्य के क्षेत्र में 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में जो परिवर्तन के तत्व नजर आए 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के आरंभ में, उसे नाम दिया गया मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद का मतलब है कला और साहित्य के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियां अर्थात आधुनिक प्रवृत्तियों का उद्भव। द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न एलिमेंट्स, द न्यू एलिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर in the end as well as during the early 20th century, in the end of 19th century and early 20th century। तो इसको हम बोलते हैं आधुनिकतावाद। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि यह फर्क आपको आसानी से पता चल गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर। अब मुद्दा यह है कि हम तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे थे। मतलब आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो आपने हमेशा महसूस किया होगा हम चेंज पर बल देते, क्योंकि अगर हमें आधुनिकता समझनी हो तो हम मध्यकालीन को समझे बिना आधुनिक को नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्री स्टडी से एनालिटिकल और क्रिटिकल स्टडी की तरफ बढ़ना हो, जो मैं किसी क्लास में आपको बताऊंगा सबके बीच फर्क, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन के कारकों को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसे आप समझेंगे तभी आप उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। अगर आज की इकोनॉमी का भी आप मूल्यांकन कर रहे होंगे, आज की अर्थव्यवस्था का, तो आपको उससे पहले स्वतंत्रोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था से पूर्व जो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था है उसको भी समझना आवश्यक होगा। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। तो मैं आपको बताना चाहता कि एक जैसे एशिया का अपना एंशिएंट था, यूरोप का अपना एंशिएंट था, बाकी अफ्रीका के अपने एंशिएंट थे, उसी तरह से हमारा अपना मिडिवल था, यूरोप का अपना मिडिवल था। मतलब हमारा अपना अलग प्राचीन काल था, उनका अलग प्राचीन काल था, और अफ्रीका का अपना प्राचीन काल था। उसी प्रकार से मध्यकाल भी यूरोप का अलग, एशिया का अलग, अफ्रीका का अलग। हालांकि ये प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का जो ट्रिपार्टाइट डिवीजन है या यूरोपीय विद्वानों के द्वारा दी गई है, एक जर्मन स्कॉलर ने इसको दिया था। नहीं तो इससे पहले इस तरह का डिवीजन हम लोग नहीं जानते थे।
हम लोगों ने कभी इस तरह से अपने आप को डिवाइड नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर जिस कसौटी पर आप प्राचीनता और मध्यकालीनता की बात करते हैं या प्राचीन और मध्यकालीन की बात करते हैं, द एंशिएंट एंड मिडिएवल, सो दैट एग्जिस्टेड इन अदर कॉन्टिनेंट्स एज वेल। हालांकि ठीक है, आप अगर प्राचीन काल में भी पढ़ते हो तो आपको इतना तो पता चलता है कि हम लोग एलूफ नहीं रहे, इंसुलर नहीं रहे। वी डिडंट रिमेन टू बी इंसुलर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दक्षिण पूर्व एशिया से हमारा संबंध रहा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र आप देखिए, अलेक्जेंडर्स के इन्वेजन के बाद, जो उससे पहले साइरस और डेरियस का इन्वेजन है, तो उससे पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जाइए तो वेस्ट एशिया, भले ही हम यूरोप नहीं पहुंचे लेकिन वेस्ट एशिया के साथ, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के साथ भारत के संबंध हैं। तो उसी प्रकार से जब आप आगे देखेंगे तो यूरोप के साथ भी हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। तो आपसी लेन देन तो हुआ, जैसे उन्होंने भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हमारे पास गांधार कला जैसी शैली आई, या उनका कुछ दर्शन, फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट, उनका थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा, तो हमारे भी फिलोसॉफी का इम्पैक्ट उधर जा रहा है। उसके अलावा आप जानते हैं कि हमारी जो अपनी अंकमाला है, अर्थमेटिक है, या कह सकते हो न्यूमेरल्स है, जिसको आप कहते हो अंकमाला है, या हमारी जो और भी विधि है। अब वैसे देखो, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जीरो का इस्तेमाल नहीं किया, हमने किया, हालांकि वो नहीं ले पाए, बाकी अरब वालों के माध्यम से हमारा अंकमाला गया, ठीक है। तो गिव एंड टेक तो हुआ, लेकिन यह जिसको आप मॉडर्न एज या मॉडर्नाइजेशन कहते हो, वह पश्चिम में विकसित हुआ था। पहली बात तो यही समझना पड़ेगा, पश्चिम में विकसित हुआ था। प्रक्रिया क्या थी? तो धीरे धीरे पश्चिम परिवर्तन वहां पर करवटें बदलने लगी। द चेंजेस स्टार्टेड देयर पर्टिकुलरली बिटवीन 15th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। 15वीं सदी और 18वीं सदी के बीच में, थोड़ा सा यहां आपको दिखाता हूं, फिर आपके समझ में आएगा। अब ये चीज अभी मध्यकालीन यूरोप मेरे लिए समझाना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। दैट विल बी टाइम टेकिंग और हमारे टॉपिक से डाइवर्जन हो जाएगा। सम टोटल आप यह समझ लें कि हमारे जो उनका मध्यकालीन यूरोप था, उसको अगर समकालीन हम भारत में देखें तो सल्तनत काल और मुगल काल जैसे शासन थे। तो हमारे यहाँ एक तरह से टेक्निकल रूप में उस समय फ्यूडलिज्म नहीं था जिस समय इनके यहाँ था, ठीक है। हमारे यहाँ भी एक कुछ विद्वानों ने माना है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ इस तरह की सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था जैसी चीज नहीं थी। लोगों को पर्याप्त धार्मिक आजादी थी, लोग अपने अपने ढंग से अपने धर्म को, रिलीजन को प्रोफेस कर सकते थे। ये सब समस्या जो इनकी थी वो हमारी नहीं थी। लेकिन हाँ, इनके यहाँ परिवर्तन ने तेजी से करवटें बदली जो हमारे यहाँ नहीं हो सकी। दुर्भाग्य है इतिहास का, चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यूरोप जो पश्चिम के लोग हैं वो हमसे खरीदते थे, हम उन्हें अपनी सामग्री बेचते थे, उनसे कुछ खरीदते नहीं थे। वो हमेशा ललचाई दृष्टि से हमारी तरफ देखते थे। एंड दे हैड टू परचेज आवर प्रोडक्ट्स थ्रू प्रेशियस मेटल, उनको कीमती धातु देना होता था। हालांकि कभी कभी हम चाइना के आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी इतिहास के कुछ ऐसे काल आए जब हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था चाइनीज इकोनॉमी को भी ओवरटेक करके आगे निकल गई। लेकिन चलिए, चीन में एक दो चीजें थी कि चीन में तकनीकी विकास पश्चिम से पहले शुरू हुआ। बारूद वगैरह, कागज, सबका प्रचलन तो यहाँ हुआ है, आप देखते हो, प्रतियोगिता परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर सबसे बढ़कर उन्होंने बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जहाज का मतलब कोई स्टीम इंजन नहीं, मतलब नाव का ही बड़ा रूप आप कह लें। कार्टोग्राफी का मतलब है मानचित्र, और कंपास, दिशा सूचक यंत्र। तो आपसे अगर मैं एक घटना पूछूं कि अच्छा यूरोप में बदलाव कैसे आया, तो आप बताएंगे कि भाई यूरोप में बदलाव तब से शुरू हुआ जब से उन्होंने भौगोलिक खोज शुरू की, सी वोएजेज आरंभ की। अब सी वोएजेज क्यों आरंभ की? तो उनको संकट आया। संकट क्या आया? तो पूरब की तरफ जाने वाला मार्ग बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? तो उसके लिए पता गया कि ऑटोमन टर्क्स ने उस पर कब्जा कर लिया। खैर चलिए, वो कहानी में हमें अभी नहीं जाना। अब वहां से परिवर्तन की प्रक्रिया, वहां करवटें बदलती है, परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है, और फिर वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं भौगोलिक खोज में, और उसी क्रम में बदलाव वहां शुरू होता है। चले थे भारत का वैकल्पिक मार्ग खोजने, और उन्होंने खोज डाला अमेरिकी महाद्वीप, यानी अमेरिका, पहले लैटिन अमेरिका फिर उत्तरी अमेरिका, मतलब पहले दक्षिणी अमेरिका फिर उत्तरी अमेरिका। तो नाउ वी कैन सी कि दे आर जस्ट अंडरगोइंग अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। अब आपको आश्चर्य होगा कि चीन का कोलंबस कहा जाता था। चीन का एक नाविक था, उसका नाम था जेंग हे, और कोलंबस से पहले उसने
सामुद्रिक यात्रा आरंभ कर दी थी। और यह घटना आप कह सकते हो कि अगर उसने फर्स्ट हाफ में 14 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ 15 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यह काम किया था और शुरू करके बंद भी कर दिया 1433 तक। 7 वॉयेजेज उसने किए, 7 बार सामुद्रिक यात्रा की, अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंच गया अरब सागर पार करते हुए, लेकिन उसके आगे नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो चीनी समाज था वो एक परंपरागत समाज था। वहां पर यह धारणा लोगों में व्यक्त होने लगी कि जस्ट बियॉन्ड और इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द सो कॉल्ड जिब्राल्टर, जिब्राल्टर तो देखते हो स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के बीच का जो एक जगह है, तो जिब्राल्टर से पश्चिम की तरफ नर्क का द्वार है। दैट इज द गेट फॉर हेल। नो वन शुड ट्राई टू ट्रीट द रीजन। किसी को भी उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अब चाइनीज पिछड़ गए, मिंग डायनेस्टी थी, उसने कोशिश की थी, फिर उसके बाद वो कोशिश भी बंद हो गई। तो आज तो चीन महसूस कर रहा है ये रोड बेल्ट इनिशिएटिव लेने के बाद, हालांकि कोविड-19 ने उसके भी बहुत सारे स्कीम को बिगाड़ डाला है, लेकिन उसको यह लगता है कि जो 600 वर्ष पूर्व हम जहां छूट गए थे, उसी 600 ईयर्स बैक एक बार हमें फिर कैचअप करना है। क्योंकि वो 600 वर्ष में वो काम उसको 15वीं सदी में ही करना चाहिए था। खैर चलिए, अब यूरोप को लग गया, अमेरिकी महाद्वीप उसके अंतर्गत आ गया, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कीमती धातु का प्रोडक्शन होता था, उतना किसी भी महाद्वीप में नहीं। अब वो धड़ल्ले से पूर्वी व्यापार कर सकता था वहां से कीमती धातु खरीदते हुए। लेकिन उसी में जो उसने सामुद्रिक यात्राएं की, तो उसका ज्ञान चक्षु यूरोपीय लोगों का खुल गया, क्योंकि दुनिया के बाकी सभ्यताओं से संपर्क हुआ। पूरब की तरफ उसे चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता, ईरान की ससानियन सभ्यता, मतलब बहुत सारे अरबियन संस्कृति, बहुत सारे उससे कांटेक्ट हुए। उसी तरह वह, हालांकि पश्चिम की सभ्यता से प्रभावित नहीं हुई, सबसे समृद्ध एशिया की सभ्यताएं थी। तो इन सभ्यताओं के संपर्क में आने के बाद उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और फिर हो गया यूरोपीय पुनर्जागरण। लोगों की सोच बदल गई, लोगों के जीवन पर से धर्म का प्रभाव कम होने लगा। द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन वॉज गोइंग टू डिमिनिश सडनली। अब उस कारण से उनके यहाँ विज्ञान और तकनीकी का विकास शुरू हो गया। फिर धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे क्या धर्म सुधार आंदोलन का मतलब था कि चर्च की पकड़ लोगों के जीवन पर कमजोर पड़ी। दूसरी तरफ वहां से जो व्यापार का विकास हुआ तो धीरे धीरे वहां कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का विकास शुरू हुआ, विज्ञान और तकनीकी पूंजीवाद का विकास। इसी कारण से यूरोपीय समाज रूपांतरित होने लगा और वो आधुनिक युग में प्रवेश करने लगा। तो आधुनिकता का पहला चरण आप देखते हो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन। अब हम यहां पर आपको ये दिखाते हैं भौगोलिक कारक, जैसे आधुनिकता को प्रेरित करने वाले कारक मैंने इसमें डायग्राम में दे दिया है। मैं 1 मिनट आपको अब विजिबल होगा, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं। जैसे आधुनिकता को प्रेरित करने वाले कारक, फैक्टर्स इनकरेजिंग मॉडर्निटी, तो यहां पर आपको दिखता है भौगोलिक कारक में भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर। फिर इस कारण से रेनेशा, पुनर्जागरण लोगों में। अब मैं यहां पर अगर अपने आप में एक एक टॉपिक ये अपने आप में कंप्लीट है, जिस पर हम 1 या 3 लेक्चर ले सकते, लेकिन हमारा यहां अभिप्रेत दूसरा है, इसलिए मैं यहां रुकूंगा नहीं, क्योंकि आपको क्रिटिकली हमें यहां पर शार्पेन करना है। तो पुनर्जागरण एक तरह से समझो तो एक नए दृष्टिकोण का उद्भव था। धर्म पर प्रभाव पड़ा तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ, धर्म सुधार आंदोलन, मार्टिन लूथर आदि। और फिर चूंकि उस समय माना जाता है कि सामंतवादी अर्थव्यवस्था एक कृषि संबंधों पर, एक कह सकते हो एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन, जो सामंती व्यवस्था होती है वह शोषण मूलक कृषि संबंधों पर आधारित होती है, जिसमें मुट्ठी भर लॉर्ड किसानों के श्रम का शोषण करते हैं, उन्हें भूमि से बांध देते हैं। लेकिन जब मुद्रा का प्रवेश होता है, धीरे धीरे पूंजीवाद का विकास होता है, तो सामंतवाद का पतन हो जाता है। सो फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म दैट वाज पॉसिबल। देन तर्कवाद, रैशनलिज्म। अब पुनर्जागरण ने तर्कवाद को बल दिया, ह्यूमनिज्म, मानववाद, ओरिजिन ऑफ नेशन स्टेट। अब सामंती संरचना टूटी तो यूरोप में नेशन स्टेट का विकास हुआ। अब देखिए, यही है वहां पर आधुनिकता की प्रक्रिया। उसके बाद आता है दौर जब धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आई, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला,
प्रजातंत्र एवं गणतंत्रवाद, अगर मैं आपको कहूं कि आधुनिक युग का सबसे बड़ा संवाहक प्रबोधन को माना जाता है, यूरोपीय प्रबोधन जो 18वीं सदी की घटना है इनलाइटेनमेंट की। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आप समझना चाहते हो, यू कैनॉट गो थ्रू एंड यू कैनॉट मूव ऑन विदाउट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ इनलाइटेनमेंट, क्योंकि प्रबोधन का प्रभाव केवल यूरोप ही नहीं अन्य महाद्वीपों ने भी महसूस किया। फिर प्रबोधन से उसका जो संबंध है वह भी पृथक है, और प्रबोधन का जो मुख्य बल है, एक्चुअली द बेसिक एम्फेसिस ऑफ एनलाइटेनमेंट इज ऑन ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म, क्योंकि जो प्रबोधन है उसका बल, अब प्रबोधन देखो क्या है, एक बौद्धिक क्रांति है, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन है। वो क्या मानकर चलता है? वो मानकर चलता है कि तर्क पद्धति और वैज्ञानिक तकनीकी यानी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के बाद दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान संभव है। मतलब इट जस्ट ट्राई टू एम्फसाइज दैट कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ रैशनल मेथड एज वेल एज द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, यू कैन सॉल्व any problem in life, whether it may be political, economic, social and even ecclesiastical. Ecclesiastical means religious. सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रबोधन मानकर चलता था, प्रबोधन का बल दो बातों पर था, तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति, और इन्हीं बातों से निकल कर आती है मानववाद। अब खैर चलिए, प्रजातंत्र, पूंजीवाद, विज्ञान, तकनीकी सब इस आधुनिकता से जुड़ता चला गया, और ये सारे विकास यूरोप में हो रहे थे। तो यूरोप ने अपने आप को आधुनिकता का जनक माना कि वी आर द फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ा फॉर टाइम बीइंग। तो अब आपसे अगर कोई पूछते हैं, कैसे, चलिए पहले तो चलो आधुनिकता क्या है उस पर विवाद नहीं करते हैं, पहले यूरोपीय विद्वानों के दृष्टिकोण में जिसे आधुनिकता कहते हैं उसके लक्षण बताइए। क्या अच्छा पहनावा और हवा, खान पान, रहन सहन, जीवन स्तर, यही आधुनिकता है? तो आप कहेंगे भाई एक वाक्य में परिभाषित कीजिए कि व्हाट इज मॉडर्निटी, तो आप बताओगे कि भाई इसके तीन महत्वपूर्ण लक्षण हैं। एक है तर्कवाद, दूसरा है मानववाद, और इन दोनों को प्रेरित कर रही है वैज्ञानिक पद्धति। मानववाद का क्या मतलब है? मानववाद का मतलब मानवतावाद नहीं है, दैट इज नॉट ह्यूमनिज्म, सॉरी दैट इज नॉट, यू कैन से ह्यूमैनिटी, मतलब आप उसको मानवतावाद और मानववाद में थोड़ा सा फर्क है। मानववाद का मतलब है कि ईश्वर के समानांतर मानव का महत्व स्थापित होना। सबसे बड़ी समस्या यूरोप में यह थी कि चर्च ने लोगों के दिमाग पर कब्जा जमा रखा था, और लोगों को वो एजुकेट करते थे, पढ़ाते थे कि देखो तुम पापी प्राणी हो, तुम मतलब संसार में यू आर ए सिनफुल क्रिएचर, एंड एवरी एक्ट, दिस वर्ल्डली एक्ट इज अ सिनफुल एक्ट, सो ऑलवेज सीक हेल्प एंड डिमांड सैल्वेशन फ्रॉम गॉड। इसलिए आप हमेशा ईश्वर की तरफ देखिए और उनसे गुहार करिए कि आपके पापी प्राणी को मुक्त कर सकें। अब उसमें पैदा होना पाप, जीना पाप, कोई अच्छे ख्यालात आते हैं, किसी के प्रति आकर्षण होता है तो भी पाप, अब सब कुछ ईश्वर। तो अब ईश्वर के समानांतर जब पहली बार जब यूरोपीय विद्वानों ने, यूरोपीय लोगों ने असर्ट किया कि भाई हमारा भी अपना गौरव है, हमारी अपनी पहचान है, मैं हूं और मैं एक ईश्वर के समानांतर मैं भी कम नहीं, वो होंगे लेकिन मेरा भी अपना महत्व है, यहां से आया मानववाद। और मानववाद का ही विकसित रूप है व्यक्तिवाद। तो पहले मानववाद आएगा तभी व्यक्तिवाद आएगा, और जब मानववाद व्यक्तिवाद आ जाएगा तो जाहिर है प्रजातंत्र की पहले मानव अधिकार की बात आ जाएगी, मानव अधिकार से धीरे धीरे अब व्यक्तिवाद, मानववाद यानी इंडिविजुअलिज्म एंड ह्यूमनिज्म आएगा। तो कैपिटलिज्म भी, क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद की विचारधारा आ जाएगी, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही है आधुनिकता, इनका संबंध आधुनिकता से है। इस तरह से हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू, बहुत ही संक्षिप्त में मुझे बताना पड़ा, आई एम जस्ट सीकिंग पार्डन, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो मैं आपको यह बताना चाहता, इस प्रकार से यूरोप में यह तथाकथित आधुनिकता यूरोप की देन थी। अब आगे देखिए, अब ब्रिटेन तो यूरोप का एक लीडिंग कंट्री था,
उसने प्रबोधन का चरण भी फ्रांस के साथ पहले देख लिया था। वैज्ञानिक क्रांति और कैपिटलिज्म में तो बहुत आगे था। लेकिन एक बात आप गौर करिए यूरोपीय आधुनिकता की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप व्यक्तिवाद, मानववाद, पूंजीवाद, वैज्ञानिक पद्धति को अच्छा मानेंगे अथवा बुरा, तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा हम उसे अच्छा मानेंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं जो एक समाज के लिए अच्छा हुआ उसने हमें भी अच्छा किया। खैर उस पर बाद में आते हैं। यार आई हैव टू डिस्कस वन थिंग एंड मैं आपको एक पॉइंट की तरफ ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि क्या जिस समय उनके यहां पुनर्जागरण और प्रबोधन जैसी प्रगतिशील विचारधारा पनप रही थी, उस समय उनका व्यवहार विश्व के अन्य क्षेत्रों के साथ क्या रहा था? When the new ideologies like Renaissance and Enlightenment they flourished in those countries, those European countries, what was their actual behavior to the other parts of the world, to other regions of the world? उस समय वो हमें कॉलोनाइज कर रहे थे, हमें उपनिवेश बना रहे थे। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी व्हाट इज कॉलोनी एंड व्हाट इज कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म एक विचारधारा थी जो मानकर चलती थी कि उपनिवेश का हित मातृदेश अथवा महानगरीय राज्य के हित के अनुकूल है। तो आपको जिज्ञासा होगी ये महानगरीय राज्य क्या होता है? महानगरीय राज्य अथवा मातृदेश, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन स्टेट और मदर स्टेट। सो द स्टेट व्हिच इज कॉलोनाइजिंग अ रीजन, सो दैट इज कैरेक्टराइज एज मेट्रोपॉलिटन स्टेट। तो उनका यह कहना था कि भाई हम मेट्रोपॉलिटन स्टेट मतलब अब जो उपनिवेश है उसका काम है हमारे हित का संवर्धन करना। तो इस प्रकार से वो अपने हित का दावा कर रहे थे। दैट्स गुड। तो अब इसका मतलब है कि जिस समय उनकी समाज में मानव अधिकार और व्यक्तिवाद की बात हो रही थी, उस समय वो अफ्रीकी दासों को बेच रहे थे, दास व्यापार कर रहे थे। अमेरिका में, अमेरिकी महाद्वीप में वहां के जो देशी लोग हैं उनका कत्लेआम कर रहे थे। दे वर जस्ट कॉजिंग मैसेकर अमंग लैटिन अमेरिकन पीपल। वहां के संसाधनों को लूट रहे थे और बलपूर्वक उन्हें दबा रहे थे। और एशिया में भी पहले हाथ जोड़कर आए क्योंकि उनकी ताकत नहीं थी कि यहाँ पर पहले वो बल प्रयोग कर सके। लेकिन जब देखा कि अब एशिया कमजोर पड़ने लगा, यहाँ पर जो बड़े बड़े साम्राज्य है बिखर गए एंड जो छोटे छोटे राज्य अब हमारा सामना करने में बहुत सक्षम नहीं है, तो एशिया में भी उन्होंने लूटपाट मचानी शुरू कर दी। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो उनकी आधुनिकता प्रदूषित हो गई उसी समय। अगर मैं फिलोसॉफिकली जाऊं कि ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? आप अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देते हो और अपने नौकर को दबाते हो, कुचलते हो और उसके साथ इनह्यूमन व्यवहार करते हो, तो आप जेंटलमैन कैसे रह गए? आप कैसे भद्र हुए? क्या बटा हुआ है? मानव अधिकार बटा हुआ है? कॉलोनीज के लिए अलग और यूरोपीय लोगों के लिए अलग? क्या व्यक्ति के अधिकार बटे हुए हैं? पहली चीज मैं आप लोगों के संज्ञान में लाता हूं, बॉल इज इन योर कोर्ट और आपको डिसीजन लेना। तो इस तरह से पहले जब हमारे यहां वो आते हैं उससे पहले वो कितने काले कारनामे कर चुके हैं वो आपको पता चल गया। अब वो आए हमारे यहां, ओके। अब वो क्या करते हैं? ब्रिटेन के द्वारा भारत का औपनिवेशीकरण, पे अटेंशन टू इट, कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। अब कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश हुआ, यहां पर आपको शब्द मिलता है कि भारत का राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो आए तो चलिए वो पहला दावा करते हैं कि भाई आप कई टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्य थे, आपका मुगल साम्राज्य जमीन पर लेट रहा था और आपके यहां डार्क एज था। हमारे यहाँ एक ब्रिटिश पक्षधर विद्वान है सर जादूनाथ सरकार, उन्होंने कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि विद द बैटल ऑफ पलासी इंडिया केम फ्रॉम द मिडिवल एज टू मॉडर्न एज। तो मतलब पलासी के युद्ध के साथ भारत मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया। तो चलिए उनका यह मानना है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद भारत राजनीतिक विघटन से जूझ रहा था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इट वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द इकोनॉमिक मैलिस एज वेल एज द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। उस समय ब्रिटिश ने आया तो पहला काम तो यह किया कि धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों को जीतते हुए आपको एक
बड़ा सा साम्राज्य बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस एहसान को कबूल करते हैं, आप कहेंगे हाँ सर किया, तो दिस इज ट्रूथ, हम कैसे इनकार कर सकते। उन्होंने हमारा एकीकरण किया, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए कि एकीकरण किया उसने। दूसरा, आधुनिक यातायात एवं संचार, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। अब क्या हम इस बात को कबूल करें कि नहीं, उन्होंने रेलवेज बनाए, ओके, उन्होंने हमारे यहां स्टीम शिप इंट्रोड्यूस किया और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेलीग्राफ लाइन को स्टैब्लिश किया। तो क्या ये सब चीजें ये सिद्ध नहीं करती कि उसने हमारे जो पहले भौगोलिक एकीकरण किया उसको उसने एक संस्थागत आधार दे दिया, और थ्रू द एस्टेब्लिशिंग एंड थ्रू फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइन the British, they made the unity of India, or you can say unification of India, a real entity. वो उसको वास्तविकता का एक रूप दिया, ठीक है, इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी उदारवादी विचारधारा का प्रसार, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न लिबरल आइडियाज। अब देखिए, आप जो 19वीं सदी में जब लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन, तो उसके बाद जो भारत में एक बुद्धिजीवियों का, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पैदा हुआ। द इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स नाउ बिकेम द लिंचपिन ऑफ चेंज इन इंडिया। वो अब परिवर्तन के आधार बन गए। यही महानुभाव हैं जो 19वीं सदी में समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार लाकर भारत को आधुनिकता की ओर उन्मुख करते हैं। और उसका अगला चरण, दैट ensued in the form of political movement, and then you come to know about the different regional organization and finally भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप देखते हो कि धीरे धीरे अब उसी धार्मिक सामाजिक जो सर्जरी उन्होंने की, उसके परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक जागृति भी आने लगी और धीरे धीरे भारत में राजनीतिक गतिविधियां बन गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि का निर्माण हुआ। तो अब ये बताएं कि क्या अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी उदारवादी विचारधारा का मतलब हुआ जो तर्कवाद, विज्ञान, प्रजातांत्रिक मूल्य, गणतंत्रवादी मूल्य आदि को स्वीकार करके चले, वो कहलाते हैं उदारवादी विचारधारा, जिसमें आपको कहा जाता है कि लोगों को मताधिकार मिले, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रसार हो, सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो, तो वो कहलाती है लिबरल आइडियाज, और उसी को उदारवादी विचारधारा बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से ही जुड़ा हुआ है। आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली, क्या यह सही नहीं है कि हमारे यहाँ जो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ, पहले उन्होंने रेलवे इंजन को इंट्रोड्यूस किया और फिर उन्होंने मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आरंभ किया, मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। इवन दिस इज ट्रू। मैं पूछूं आपसे, आप नोट डाउन करिए, क्या उन्होंने किया या नहीं किया? यस, किया। फिर आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। अब एक बात बताइए, राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, क्या इन महानुभाव, इन विद्वानों, इन चिंतकों की भूमिका का वर्णन किए बिना क्या हम भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव का स्वप्न देख सकते नहीं? और ये प्रकारांतर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द न्यू लिबरल आइडियाज फ्रॉम वेस्ट। तो अब इसको हम कैसे, अब जैसे देखो, आप कहोगे कि भाई हमारे बहुत सारे चिंतक हैं जो पश्चिम के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, क्या वो पश्चिमी तकनीकी के गुण को या पश्चिम की कुछ अच्छाइयों को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, पश्चिम के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, लेकिन पश्चिम के प्रभाव में भी तो हैं। तो चलिए, उन्हीं का प्रोडक्ट ये भी है। तो ये सारे कारक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए और ब्रिटिश आपसे पूछ रहे हैं कि ये भारतीयों, क्या तुम हमारे उपकार को क्यों भूल रहे हो, क्या हमने किया या नहीं किया। आज अगर हम स्टूडेंट से पूछें तो वह भी यह कहेंगे कि हम ऐसे एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं। मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात बता रहा हूं जो मेरा स्टूडेंट है और रहा था, ये बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूं, बहुत पहले की। तो मुझे चूंकि क्वेश्चन इसलिए याद है कि कई बार इंटरव्यू बोर्ड में जो बच्चे, क्योंकि मैं जो आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस फॉर्म करके हिस्ट्री में देता हूं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं। अब इस बार भी जो यूपीपीसीएस का इंटरव्यू था, तो उसमें मैंने कई क्वेश्चन ऐसे दिए जो मेरे स्टूडेंट्स को वहाँ पर बोर्ड में उन्होंने पूछा। जैसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा
कि अच्छा इतिहास में आप किस घटना को बदलना चाहेंगे, इफ यू आर गिवन द फ्रीडम व्हिच इंसिडेंट यू वुड प्रेफर टू चेंज इन हिस्ट्री। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को मैंने पहले ही बताया था कि अरे नहीं को तो गांधी का डेथ तो आप बता ही देना, क्योंकि यह कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि दूसरे से भी यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा हो और आंसर उन्होंने यही किया हो। तो जो गांधी का डेथ अगर बदल जाता है तो इतिहास में मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता। तो मेरे स्टूडेंट से पूछा, व्हिच आई हैव टू शेयर विथ यू, कि अच्छा अमुक जी आप यह बताएं कि ब्रिटिश ने केवल उन्हें भारत को बर्बाद किया, उन्हें तोड़ा मरोड़ा, उन्हें लूटा, कुछ अच्छा नहीं किया। मतलब ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया, ब्रिटिश डिडंट डू एनी गुड फॉर इंडिया, एनी गुड थिंग फॉर इंडिया। अब वो थोड़ा इमोशनल हो गया, थोड़ा भावुक हो गया, और फिर उसने देखा कि अब ये सर इतने पोलाइटली बोल रहे हैं तो इनकी बातों को मैं कैसे काट दूं। उसने कहा नहीं सर, ब्रिटिश ने भारत की बहुत सारी अच्छाइयाँ भी की है। तो बोले मसलन, मीन्स की फॉर एग्जाम्पल। तो सर आधुनिक ब्रिटिश ने आधुनिक हमें पॉलिटिकली यूनिफाई किया, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइन बनाया, हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया, हमारे यहाँ पश्चिम के कैपिटलिस्ट मॉडल और मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम को लागू किया। तो ये सब कुछ तो हुआ, ब्रिटिश ने किया। तो उसने फिर दूसरा प्रश्न किया कि अच्छा अमुक जी, देन वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द इनग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिश व्हाइल डिनाइंग ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ब्रिटिश इन इंडिया। तो क्या हम इसको कृतज्ञता नहीं दर्शा रहे, हम ब्रिटिश के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर रहे कि ब्रिटिश ने हमारे लिए इतनी अच्छी बातें कर दी और हम उसे कबूल करने से भी इनकार कर रहे हैं। तो वो थोड़ा और भी भावुक हो गया, बोला कि हाँ सर थोड़ा तो हम लोग कर रहे हैं, करना चाहिए। वाह यस गुड। उसके बाद उन्होंने दूसरे मेंबर को सुपुर्द कर दिया। बाद में उसने बताया, हमने कहा कि इसको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली तुम्हें डील करना था, थोड़ा सा उसको काउंटर बैलेंस करना था। कहा चलो अब तो वैसे भी जब बच्चे जब मेंस की पेपर लिख देते हैं इंटरव्यू के, फिर मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि वो कलम से निकली हुई और जुबान से निकली हुई चीज़ तो लौट नहीं सकती, और फिर उसके बारे में डिस्कस करके उनके तनाव को बढ़ाने में विश्वास नहीं करता। मैंने फिर उसको डांट से बढ़ाया, कोई बात नहीं, तुमने जो बातें कही वो कॉन्ट्रीब्यूशन तो कम से कम तुमने दिखा ही दिया, और इतना तो हम लोग कबूल करेंगे, लेकिन अगर उसका खंडन करना हो तो क्या करेंगे, उसका भी एक तरीका है। तो चलिए, इतनी सारी चीजें ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन रहा। यस दैट्स गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब डिड इंडिया गेट बेनिफिटेड। अब देखो दो बातें, इस बात को करने से पहले मैं दो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन इसके साथ और लिंक करना चाहूंगा। जैसे एक मैं इससे लिंक यह करना चाहूंगा, ये प्रश्न, दो प्रश्न किया जाना चाहिए। क्या ब्रिटिश, मैं इंग्लिश में ही बोल दूंगा, क्या ब्रिटिश भारत के आधुनिकीकरण, भारत का आधुनिकीकरण ईमानदारी से करना चाहते थे, ईमानदारी से करना चाहते थे, भारत का आधुनिकीकरण ईमानदारी से करना चाहते थे। अब यहां पर यह गौर करना है कि क्या वो ईमानदारी से करना चाहते थे। डिड द ब्रिटिश प्रेफर टू कैरी द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया विथ फुल ऑनेस्टी, मार्क ऑफ इंटरोगेशन आपके लिए। दूसरा, क्या इस तथाकथित आधुनिकीकरण का लाभ भारत को मिला
भारत को मिला इस तथाकथित आधुनिकीकरण का लाभ भारत को मिला कि वॉज इंडिया ट्रूली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन अंडर द ब्रिटिश रूल? दिस इज द सेकेंड वन क्वेश्चन। तीसरा, क्या औद्योगिकरण का पश्चिमी मॉडल औद्योगिकरण का पश्चिमी मॉडल औद्योगिकरण का पश्चिमी मॉडल भारत औद्योगिकरण का पश्चिमी मॉडल भारत के अनुकूल था द वेस्टर्न मॉडल ऑफ, और यू कैन से दिस वन, द मॉडल ऑफ, you can say Western model of modernization that was introduced in India, did it fulfill the Indian requirement or was it, you can say, suited to Indian condition? ये तीन क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तीनों को दोनों लैंग्वेज में लिखने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, एक ही लैंग्वेज में लिख दिया, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसका जवाब देना है, हम सबकी खंडन कर सकते हैं। तो आप जानते हो कि जब हम विश्लेषण करते हैं, बार बार मैं जो आपको एलिमेंट्री से लाता हूं, जब एनालिटिकल की तरफ, क्रिटिकल की तरफ, वही मेरी कोशिश रहती है। क्योंकि एग्जाम में आप जब ये सारे पक्ष आपको स्पष्ट रहेंगे तो आपकी कॉपी पहले ही एग्जामिनर पृथक करके रख देगा कि भाई ही डिजर्व्स टू बी सिलेक्टेड। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि इतने बच्चे अस्पष्ट होते हैं विभिन्न मुद्दों पर कि जब क्वेश्चन को, चूंकि आपके पास हाउ मच टाइम आर यू हैविंग इन द ट्रूली इन द सिंगल वन क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट। आपको कभी कभी घबराहट हो जाएगी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस वहां होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करके डालोगे, इट इज रियली अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब यहां पर मैं बताता हूं कि जैसे देखिए, प्याज के छिलके की तरह जब आप एक एक परत को निकालते जाओगे तो दूसरा उसका परत निकलता जाता है। अब इसमें पहले हम कहते हैं, जो पहला हमारा मुद्दा था, क्या ब्रिटिश भारत का आधुनिकीकरण ईमानदारी से करना चाहते थे? डिड द ब्रिटिश ट्राई टू मॉडर्नाइज इंडिया विथ फुल ऑनेस्टी? अब पहले इस मुद्दे पर देखते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो राजनीतिक एकीकरण किया वह एक्चुअली, देखिए, अब जिसको इंडिया का आप तथाकथित मॉडर्नाइजेशन कहते हो, दैट वाज बाय प्रोडक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन। बाय प्रोडक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन का मतलब है कि ये औपनिवेशीकरण हुआ, उसका वो बाय प्रोडक्ट था, मतलब देखो, उपनिवेशवाद का जो इंटेंडेड इंपैक्ट है वह मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वह है बैकवर्डनेस, अंडर डेवलपमेंट। जो उसका वास्तविक, जो उसका आप कह सकते हो इंटेंडेड, मतलब ब्रिटिश जो शोषण करना चाहते थे। अब मान लीजिए कि कोई आपसे इसलिए काम करा रहा हो कि इसके श्रम से हम कुछ प्रोडक्शन ले और अपने लाभ के लिए ले जाएं, लेकिन उस श्रम कराने के क्रम में आपके शरीर बलिष्ठ हो जाए तो आप उस व्यक्ति को केवल इस बात का श्रेय ले दोगे कि यार तुमने तो मेरे शरीर को बलिष्ठ बना दिया, यू हैव मेड माई बॉडी रोबस्ट नाउ, आई कैन टेकल एनी प्रॉब्लम। वो तो ऐसा नहीं करना चाहते थे। अगर हुआ तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हुआ। तो उन्होंने चाहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को आपस में जीतकर यूनिफाई करके हम वहां पर यूनिफाइड रूल करें और इंडिया का भरपूर शोषण करें। उसमें हमारा पॉलिटिकल एकीकरण हो गया। दूसरा, आधुनिक संचार और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। चूंकि उनको, अगर आप उपनिवेशवाद के चरण भी देखोगे तो आपका पहला चरण आता है जिसको कहते हो वाणिज्यिक चरण। तो वाणिज्यिक चरण में तो केवल यहां से वस्तुएं उठाकर ले गए, हमारे लिए कुछ किया नहीं। दूसरा आता है, पहला है मर्केंटाइल फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, दूसरा आता है इंडस्ट्रियल फेज।
तो इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म में क्या है कि उनके यहां पूंजीवाद का विकास हुआ, उनके यहां मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ, वहां पर पूंजीवाद विकसित हुआ, कैपिटलिज्म, मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम, आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली। तो वो बहुतायत में वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। अब उनको हमारे यहां बाजार चाहिए, तो पहला काम उन्होंने किया कि हमारे यहां उद्योगों को पनपने की नीयत उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने कोशिश यह की कि द इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी डिस्करेज्ड इन ए कॉलोनी। जैसे एक उपनिवेश है, वहां पर उद्योगों को पनपने ना दो ताकि लोग हमारी वस्तुएं खरीदें। और फिर बड़ी मात्रा में उन्होंने सस्ती वस्तुएं, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसकी तुलना में कहीं अधिक सस्ती वस्तुएं लाया, और वस्तु को जगह जगह पहुंचाने के लिए रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन लाइंस, इसका उन्होंने भरपूर सहारा लिया। तो अब क्या है कि इस कारण से ये भी पनप गए। अंग्रेजी शिक्षा में पश्चिमी उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्या इसका भी संबंध, जैसे दो फैक्टर आता है, एक आता है इंग्लिश एजुकेशन, दूसरा आता है समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। आपके मन में एक बात होगी, सर आप कम से कम इतना तो कबूल कर लो कि आखिर उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए लॉज बनाए, वे लॉज तो कम से कम हमारे हित में बनाए, उनको क्या स्वार्थ हो सकता है? तो देखिए, मानव मस्तिष्क की तरह एक राष्ट्र का मस्तिष्क भी जटिल होता है। हम ऐसा नहीं कहते कि पश्चिम में कुछ ऐसे चिंतक नहीं थे जिनका विचार इनके कार्यों पर थोड़ा बहुत प्रभाव नहीं छोड़ रहा था। पश्चिम के उदारवादी चिंतकों का प्रभाव था। लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन यह है कि पश्चिम के उदारवादी, तथाकथित उदारवादी चिंतक तो 50 इयर्स बैक आए थे यूरोप में, लेकिन उस समय तो हमारे यहां परिवर्तन वो नहीं ला रहे थे। परिवर्तन तब लाए जब हमारे यहां औद्योगिक पूंजीवाद का, उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण आया, इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा इसलिए कि वो जानते थे कि जब तक हम भारतीयों के समाज में सुधार नहीं करेंगे तो भारतीय तब तक अपने परंपरागत सामाजिक ढांचे से बाहर नहीं निकलेंगे। इफ इंडियंस हैड टू बी जस्ट, यू कैन से, कीप्ड आउट फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मोल्ड, ट्रेडिशनल सोशल मोल्ड, तो देन सोशल रिफॉर्म्स वर इसेंशियल। तो अगर हम भारतीयों को उनके परंपरागत सामाजिक मॉडल से बाहर लाना चाहते हैं तो समाज सुधार आवश्यक होगा। और फिर उनका यह भी मानना था कि अगर समाज सुधार हुआ तो फिर होगा, लोग बड़ी तत्परता से अंग्रेजी शिक्षा को कबूल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और ये जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं वो हमारे वस्तुओं के खरीदार होंगे। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इंग्लिश एजुकेशन। तो वो तो तुम लोग पढ़ते भी होगे। एक मोटिव है हमारा बाजार डेवलप हो। मैकाले कहता ही है कि भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को जन्म देना जो महज रंग में और जन्म में भारतीय हो, परंतु अपने विचार, दृष्टिकोण और नैतिकता में ब्रिटिश हो। टू प्रोड्यूस सच ए जनरेशन ऑफ इंडियंस व्हिच शुड बी Indians simply in birth and color, but simultaneously the English or the British in ideas, attitude as well as morality. तो अब उनका जब इंटेंशन ही यही है कि ऐसा भारतीयों का वर्ग हमारी वस्तुएं खरीदे, क्योंकि वो जानते थे ये धोती क्लैड, जो धोती कुर्ता वाले और त्रिपुर्ण चंदन किए हुए बड़ी चुटिया वाले इंडियंस हैं, वो काहे को हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे। तो अब वहां पर यह काम, इसके अलावा भी और भी मोटिव है, केवल एक नहीं है। एक मोटिव है कि किसी प्रकार से अब हमको एक सस्ती दर पर और सस्ती तनख्वाह पर, कम तनख्वाह पर हमें भारतीय छोटे छोटे क्लर्क पद के लिए मिल जाएं, क्योंकि उच्च पद तो उन्होंने ब्रिटिश के लिए रिजर्व कर रखा था। इसके अलावा फिर उनका यह भी था कि लॉर्ड मैकाले, उसका फादर का नाम जैकरी था, वो जैकरी बहुत बड़ा क्रिश्चियन आइडियोलॉज था, और कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले अपने पिता को भी खुश करना चाहता था। जैकरी को उसने एक लेटर भी लिखा था कि अगर इस अंग्रेजी शिक्षा को कड़ाई से लागू कर दी गई तो आगामी 30 वर्षों में भारत में कोई मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। देयर वुड बी नो आइडोलेटर्स इन बंगाल आफ्टर 30 years इफ दिस इंग्लिश एजुकेशन इज इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली इन बंगाल। तो अब ऐसा जब उनका इंटेंशन है तो हम कैसे माने? हाँ, अब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे ज्ञान के चक्षु खुल गए, उस पर ब्रिटिश का कोई बस नहीं था। और इसीलिए कहा जाता है कि साम्राज्यवाद के विनाश का बीज उसकी नाभि में ही होता है। साम्राज्यवाद अपना
अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्थापित कर जाता है। और जब साम्राज्यवाद उन महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्थापित कर जाता है तो ये संस्थाएं आगे चलकर उसी क्षेत्र में राष्ट्रवाद जैसी चेतना पैदा कर देते हैं और फिर वही राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की जड़ खोद देता है। उसमें उनका कोई बस नहीं है, और बस रहता तो नहीं पनपने देते। अब आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली उन्होंने डेवलप नहीं की, उन्होंने तो हमेशा डिस्करेज किया, बल्कि इस पर तो आदित्य मुखर्जी का एक रिसर्च है मॉडर्न हिस्ट्री में, उस पर उन्होंने इंडियन कैपिटलिज्म पर काम ही किया है। आदित्य मुखर्जी बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है और बिपिन चंद्र की परंपरा से हैं। आपका जो बुक है फ्रीडम स्ट्रगल, वो बिपिन चंद्र के साथ मुख्य रूप से उस पर, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें भी बिपिन चंद्र के अलावा उस पर लिखा हुआ है आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी। तो आदित्य मुखर्जी ने इस बात को सिद्ध किया है कि देखिए, हमारे यहाँ पूंजीवाद, ब्रिटिश चाहे जो बड़ी बड़ी दावे करे, परंतु हमारे यहाँ पूंजीवाद या मॉडर्न फैक्ट्री प्रणाली या इंडस्ट्रीज तब पनपा जब ब्रिटिश का नियंत्रण हमारे यहाँ कमजोर पड़ा। एग्जाम्पल दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जब ब्रिटिश कैपिटलिज्म, ब्रिटिश पूंजीवाद स्वयं संकट में पड़ गया और ब्रिटिश पूंजीवाद यूरोप में उलझ गया, तो हमें खाली मैदान हमारे कैपिटलिस्ट को मिला, पूंजीपतियों को। उन्होंने तेजी से अपने उद्योगों का विकास किया। टाटा आयरन स्टील कंपनी, आपने नाम सुना, टिस्को, जो जीआरडी टाटा ने खोला था, पता है आपके, एनसीईआरटी पुस्तक में लिखी हुई है। वो फैक्ट्री बंद हो जाती उनकी, क्योंकि ब्रिटिश उनसे नहीं गुड्स खरीदते थे। और कहां से मंगवाते थे रेलवे के विकास के लिए? डायरेक्ट ब्रिटेन से आयात करते थे। थैंक्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप कहोगे भाई इतना विनाशक चीज को आप थैंक्स कह रहे हैं, हमारे लिए तो वरदान ही सिद्ध हुआ, क्योंकि ब्रिटिश वहां लग गए। अब टाटा को, आयरन स्टील कंपनी को उस बीच इतने ऑर्डर मिल गए रेलवेज वगैरह के लिए आयरन स्टील का, कि टाटा कंपनी चल निकली जीआरडी टाटा की, नहीं तो नहीं पनप पाती। तो यही चक्कर है कि भाई आपने ऐसा क्लेम क्यों कर रहे हो। अब आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, अभी अभी मैंने बताया है कि एक तरह से साम्राज्यवाद के अंदर ही विनाश के बीज होते हैं। ये सारे परिवर्तन जो हो रहे थे उसका स्वाभाविक परिणाम के रूप में मॉडर्न नेशनलिज्म को आना ही था। तो हमने पहले वाले मुद्दे को आंसर किया, क्या ब्रिटिश भारत का आधुनिकीकरण ईमानदारी से करना चाहते थे? तो नहीं, ये ब्रिटिश शासन का बाई प्रोडक्ट है। एक विचार आप लोग अपने तुनीर में एक तीर रख लें कि क्वेश्चन के अनुसार जैसा शिकार हो वैसा निशाना लगाएं। दूसरा, क्या इस तथाकथित आधुनिकीकरण का लाभ भारत को मिला? यहां पर देखते हैं कि इससे पहले तो हम राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ। खैर, अब देखो, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ब्रिटिश हमें बरगला रहे हैं कि लाभ मिला। ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। आप देखते हैं जैसे भारत का राजनीतिक एकीकरण, तो शशि थरूर जो एक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एंड ये जो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक है, ये पुस्तक उन्होंने 2015 में लिखी थी। एक्चुअली 2014 में, 2014 में एक ऑक्सफोर्ड उन्होंने लेक्चर दिया था, उसमें उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की धज्जियां उड़ा दी थी। उसी में इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था, उस पुस्तक में कई अच्छी बातें हैं और उसको उस समय प्रधानमंत्री ने भी सराहना की थी। नरेंद्र मोदी ने मतलब इस बात पर कंग्रेचुलेट किया था कि ऑक्सफोर्ड वाले में उनका बड़ा ही फायरी लेक्चर था, और उन्होंने खुलकर कहा था कि ब्रिटिश ने जो भारत का शोषण किया है हम उनको माफ कर देंगे, लेकिन कम से कम 200 वर्षों के शोषण के बदले हमें वो 200 पाउंड जुर्माना दे दें सिंबॉलिकली, और कबूल कर ले कि उन्होंने हमारा शोषण किया। क्योंकि ब्रिटिश अभी भी कबूल नहीं करते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन तो अपना आर्गुमेंट देते हैं, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स लिया हुआ है, वो अपनी बहस जारी रखते हैं। बात ये भी चली कि कोहिनूर डायमंड को लौटाइए जो आप पंजाब से ले गए रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह से। तो ब्रिटिश जवाब दे रहे हैं कि भाई देखिए, डेविड कैमरून ने तो कहा कि ऐसे अगर हम लौटाते रहे तो हमारा पूरा म्यूजियम खाली हो जाएगा। कुछ ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि देखिए, ये गिफ्ट में दिया गया था, और यह दिलीप सिंह ने ब्रिटिश को गिफ्ट में दिया था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, अपने दरबार में बुला के उपहार दिया है। भला उपहार में दी गई चीज को भी दोबारा ली जाती है? आप क्या बात कर रहे हो? तो अब उनका आर्गुमेंट ही अलग है। तो इसमें शशि थरूर ने पहले वाले का जवाब दिया कि देखो, हम लोगों में एक एकता का भाव पहले से ही था, आपने कोई नई चीज नहीं की। जम्बूद्वीप की अवधारणा एंशिएंट टाइम से थी। कालिदास की रचना जो मेघदूतम है वो
कश्मीर से कन्याकुमारी तक बादल की यात्रा के बारे में बताता है। तो एक कहीं ना कहीं कार्टोग्राफी का एक सेंस हमारे पहले से ही था। अब रह गई साम्राज्य बनाने की बात, तो आप पहले नहीं हो जो बनाए हो। इससे पहले मौर्यों ने बनाया था, गुप्तों ने बनाया, गुप्तों के बाद फिर विध्वंस हुआ तो हर्षा ने चाहा, कम सफलता मिली। फिर आगे जब तुर्क आए तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एम्पायर बनाया, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे एक अखिल भारतीय स्वरूप ऑल इंडिया स्ट्रक्चर दिया। फिर जब उनका विघटित हुआ तो मुगल आए, मुगल का विघटित हुआ तो आप आ गए। अगर आप नहीं आते तो भारतीय राज्यों में से ही कोई आगे बढ़ता और एम्पायर बिल्डिंग करता। तो आपने कौन सी बड़ी बात कर दी? समझ रहे हैं? इस आधार पर भी हम काउंटर कर सकते हैं। आप आधार को पकड़ते चलिए कि हमारे पास कितने तीर हैं उन पर चलाने के लिए। दूसरा, आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइन। अब इसमें कहा जाता है कि आपने उस समय रेलवे हमें दे दिया जब हमें चाहिए था सिंचाई। आपने जो आध अधूरा मॉडर्नाइजेशन किया उससे बेहतर तो चीन था कि चीन को 5-6 देशों ने, शक्तियों ने मिलकर लूटा, लेकिन चीन को उन्होंने पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ा, आपने हमें जोड़ दिया। तो भले ही चीन में आध अधूरा विकास नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद चीन तेजी से बढ़ा और आपने हमारी अर्थव्यवस्था को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया कि स्वतंत्रता के बाद हमें बढ़ने में ज्यादा परेशानी हो गई। तो इनका तर्क यह है कि देखो भाई, आपने तो पहली बात कि आप हमें रेलवेज के बजाय अगर यह दिए होते सिंचाई तो ज्यादा हमें फायदा होता। फिर रेलवेज का फायदा हमें क्या था? इन खर्च तो हमने वहन किया। होम चार्जेज के रूप में हमारे यहां से प्रत्येक वर्ष एक लंदन को एक रकम ट्रांसफर हुआ और हमारे यहां से धन की निकासी हुई। मीन्स ट्रांसफर, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ अ ड्रेन ऑफ वेल्थ, होम चार्जेज। और रह गई इस रेलवेज की बात, तो रेलवे बाकी यूरोप में या अमेरिका में उसने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और हमारे यहां तो जो भी हमारे हस्तशिल्प उद्योग थे उनको तोड़ दिया। इस पर क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा है कि whereas railways could give support to modernization in Europe and America, but it caused deindustrialization in India. कमेंट, रेलवे ने जहां यूरोप और अमेरिका में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, वहीं भारत में उसने औद्योगिकरण, उद्योगों के विनाश को संभव बनाया। कैसे? तो अब समझ ही सकते हो। उसी प्रकार से रह गई अंग्रेजी शिक्षा। तो इंग्लिश एजुकेशन के बारे में कहा जाता है हमारे यहां मल्टी लैंग्वेज एंड लिटरेचर था। हमारी अपनी पाठशालाएं चलती थी जहां गरीबों को भी शिक्षा मिलती थी। आपने आधे % और 1% लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी और 90% लोगों को निरक्षर बना दिया। हमारे यहां आपने मास एजुकेशन को तोड़ दिया। हमारा अपना मास एजुकेशन होता, हमारी स्थिति उससे बेहतर होती जो आपने कर दिया। लेकिन ये कहां का जस्टिस है? आप किस आधार पर मॉडर्नाइजेशन की बात करते हो? क्या मॉडर्नाइजेशन केवल 1% पॉपुलेशन तक सीमित रहता है? एंड व्हाट अबाउट 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? तो इस तरह का जो इन्होंने तर्क दिया, स्वतंत्रता के बाद हमारी लिटरेसी रेट कितनी थी? 16%, और महिलाओं में मात्र 8%। तो कैसे आप कहते हो कि आपने मॉडर्नाइज किया? अब आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास, तो कहा कि देखिए, पहली बात कि आपका जो राष्ट्रीय राज्य का कॉन्सेप्ट है मॉडर्न नेशन स्टेट का, वो तो हमारे यहाँ सूट ही नहीं करता। एशिया में नहीं सूट करता, अफ्रीका में नहीं सूट करता। आज पूरे हमारे इंडियन हिस्ट्री में देखिए, हमें कभी बॉर्डर क्लैश हुआ? नहीं हुआ। आज कभी सुनते हो कि मुगल गए और ईरान से उनका युद्ध इसलिए हुआ कि ईरानियों ने 100 मील भूमि पर कब्जा कर लिया था? आप नहीं सुनोगे, क्योंकि हम लोग यहाँ ओपन बॉर्डर होता था, लोग अपना होते थे। जैसे आप देखते हो कि किसानों में बहुत नेचुरल चीजें होती है कि खेत की आर एक दूसरे की मेड़ तोड़ देते हैं ट्रैक्टर से या हल से, लेकिन फिर दूसरी तरफ जब दूसरा किसान आता है अपना उस क्षेत्र पर दूसरी बार हल चला देता है, हो गई बात, सेटल हो जाती है। बहुत कम आप देखते हो इन मुद्दों पर गांव में लाठियां चलती है। तो हमारे यहाँ वही बॉर्डर का कॉन्सेप्ट था। आपने बिल्कुल ही वेस्टफेलिया की संधि के आधार पर हार्ड बाउंड नेशनल बॉर्डर आपने खींच दी पूरे एशिया में। परिणाम हुआ, आप गए और चाइना से हमारा वॉर हुआ, इधर मैकमोहन हमारा डिस्प्यूटेड हो गया, और उधर जो डुरंड लाइन है जो पाकिस्तान को जिसको लीगेसी मिली, वो तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। आज भी पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थक सरकार चाहता है, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि डुरंड लाइन पर पहले ही क्वेश्चन उठा दिया है अफगानियों ने कि गलत लाइन खींचा गया है, पाकिस्तान इस लाइन से पीछे हटे।
तो ये भी प्रॉब्लम आपने पैदा किया आपका नेशन स्टेट ने। तो देखिए, अब हम लॉयर कोर्ट में जब खड़े हैं तो जज के सामने दूसरा वाला विचार भी हमारा जा सकता है। और फिर तीसरा आता है कि क्या औद्योगिकरण का पश्चिमी मॉडल भारत के अनुकूल था। ओह सॉरी, ये शब्द गलत हो गया, आधुनिकीकरण के बजाय हमने औद्योगिकरण लिखा, इसको मैं बदल देता हूं, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का पश्चिमी मॉडल भारत के अनुकूल था। वॉज दिस वेस्टर्न मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन सुटेड टू द कंडीशन ऑफ इंडिया। अब इस फंडामेंटल चीज पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि पहली बात, आप आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण बोल रहे हो, लेकिन वो हमारा आधुनिकीकरण तो नहीं है, क्योंकि आपने अपने एंशिएंट पार्ट, मतलब आप अपने समाज से में एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की, और उस बदलाव को आपने, जैसे आपका एक मध्ययुगीन समाज था, उस मध्ययुगीन समाज पहले प्राचीन समाज था, फिर मध्ययुगीन समाज था, उस वहां से आपके आधुनिक समाज का विकास हुआ। आप एक आधुनिकता की प्रक्रिया से स्वाभाविक रूप से गुजरे और कुछ मानदंड आपने विकसित किया, लेकिन जो मानदंड आपने विकसित किया वो तो आपके समाज के अनुकूल है। वो तो उसी तरह की बात है कि आपने कोई ऐसी, मतलब क्या कहते हैं, एक टर्म आता है, एक फ्रेज, वो फ्रेज है वो फ्रेज है, जैसे उसको बोलते हैं कि फिट फॉर ऑल साइज। मतलब एक आपने एक पैंट बनवाया और आप बिना उसकी मेजरमेंट लिए हुए दूसरे व्यक्ति को भी आपने पहना दिया, ताकि वहां का सूट कर रहा है या ना कर रहा है। तो व्हाट यू नो एज एंड व्हाट यू हैव प्रोपोगेटेड एज मॉडर्नाइजेशन, सो दैट इज सियरली वेस्टर्नाइजेशन। आप जिसे मॉडर्न मॉडर्न कह के चला रहे हो और हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो, वह है पश्चिमीकरण। वो आपके मानदंड आपके समाज से विकसित हुए। तो हमने अपना एंशिएंट काल खुद अपने ढंग से जिया, मध्यकालीन युग मेडिवल पीरियड अपने ढंग से जिया, तो हमारा मॉडर्न अलग होना चाहिए था। वह मॉडर्न आपके मॉडर्न की अनुकृति नहीं होनी चाहिए थी। तो एक इस आधार पर भी चैलेंज होता है, कई आधार पर चैलेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा यहां आगे बढ़ता हूं, तो क्या भारत को लाभ मिला, ये सब चीज तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो कोई नई चीज नहीं है, मैंने आपको राइटिंग में दे दिया है। सीमाएं भी, लिमिटेशंस ऑलमोस्ट हमने आपको डिस्कस कर दिया है कि भारत का आधुनिकीकरण और औपनिवेशीकरण का अनचाहा परिणाम था। मॉडर्नाइजेशन इज अनइंटेंडेड इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये आप कहीं भी आप लिख सकते हो, वो सेफ लाइन है। दूसरा, आधुनिकीकरण अथवा पश्चिमीकरण, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, मतलब यह मॉडर्नाइजेशन है अथवा वेस्टर्नाइजेशन है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। तीसरा, क्या इसे हम वास्तविक आधुनिकीकरण माने, शुड वी टेक इट एज ए ट्रू मॉडर्नाइजेशन। इसी से मिलती जुलती बातें हैं। क्या पश्चिमी आधुनिकीकरण ने नवीन चुनौतियां उपस्थित की हैं, डिड वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन क्रिएट न्यू कॉम्प्लिकेशंस। अब इसका जवाब हमें देना है, ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। पॉइंट नंबर 4 वो मैं आपको डिस्कस करता हूं, लेकिन आप लोग एक एक इस पॉइंट को निकालना और अपनी डायरी में कहीं भी नोट डाउन कर देना कि हाँ ठीक है, इसका हम यह जवाब देंगे, उसका वो। तो फिर आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ब्रिटिश को, और पीछे जो मैंने ये पॉइंट दिए हैं, इंग्लिश वाले को मैंने इंग्लिश में बोल दिया है, आप उसका कर लेंगे, और हिंदी वाले को तो मैंने हिंदी में लिख डाला है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, तो उससे आपको कहीं भी स्टैंड लेने में बनेगा। इसका हम जवाब आपको दे देते, और तब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको जब सामने रखूंगा तो आप महसूस करोगे कि आप में एक एडिड एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे, क्या पश्चिमी आधुनिकीकरण ने नवीन चुनौतियां उपस्थित की है, डिड वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन क्रिएट न्यू कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, अब न्यू कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि देखिए, एक टर्म आपको आता है, पहले तो जो मॉडर्नाइजेशन टर्म है इनकी, मॉडर्न, ये मॉडर्न शब्द, आधुनिक शब्द को चुनौती मिल गई। नाउ ये आधुनिक या आधुनिकतावाद कह लीजिए, आधुनिक या आधुनिकतावाद जिसको आप कहोगे, इसको अब चुनौती मिली है। किससे? तो पोस्ट मॉडर्न से मिली है। पोस्ट मॉडर्न,
पोस्ट मॉडर्न से इसे चुनौती मिली है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद जैसे पोस्ट मॉडर्न या उत्तर आधुनिकतावाद। अब ये मैं क्यों ये शब्द क्यों इजाद हुआ, क्यों इसका प्रयोग क्यों हुआ, किस संदर्भ में हुआ, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मॉडर्निज्म भी सारे विषय के बच्चों को जानना चाहिए, पोस्ट मॉडर्निज्म भी सारे विषयों को बच्चों को जानना चाहिए। हम ऐसा नहीं मानते कि आपके पास अगर कुछ फाउंडेशनल नॉलेज नहीं होगा तो भी एग्जाम में आपको सुविधा होगी, हम ऐसा नहीं मानकर चलते। मैं तो इतना मानकर चलता हूँ कि सभी बच्चों को कुछ न कुछ फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए सारे विषयों का, और विशेषकर जो हिस्ट्री है दैट इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। मेरी बस बेचैनी इसी बात से है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के ऊपर आओगे तो फिर क्वेश्चन में आपको परेशानी पैदा होने लगती है अगर फाउंडेशनल नॉलेज ना हो तो देखिए, जो मॉडर्न है आधुनिकता, उसका संदर्भ यह था जिसको आप प्रबोधन कहते हो, इनलाइटेनमेंट। वह दावा करता है कि विज्ञान, तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर जीवन की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और इनलाइटेनमेंट को, प्रबोधन को कहा जाता है कि उसका दृष्टिकोण आशावादी था। आशावादी का मतलब है कि उसका मानता था कि एक समय ऐसा आएगा कि मानव पूर्ण होगा, जगत को पूर्णता मिलेगी। मतलब ही टॉक्स अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ मैन एंड परफेक्टिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। उसने माना कि अगर हम वैज्ञानिक पद्धति और तर्कवाद का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहे तो यह दिन दूर नहीं है कि हम अपने अंतिम सत्य तक पहुंच जाएंगे और हमें पूर्णता मिल जाएगी। अब उसने यह प्रकट नहीं किया कि भाई वो पूर्णता कैसी होगी, उस पूर्णता के बाद हम कैसा महसूस करेंगे, हमारे इस 2 पांव और 2 हाथ के बजाय कुछ और हो जाएंगे, या हमारी पूरी सोच बदल जाएगी, हम बहुत बदले बदले से महसूस करेंगे, आसमान में उड़ने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं उसने कहा। उसने सिर्फ यह कहा पूर्णता मिलेगी। खैर, हम लोग प्रतीक्षा करते रहे 250 वर्ष गुजर गए और हमें उपहार में मिला रासायनिक और परमाणु हथियार, 2 विश्व युद्ध, उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय विभाजन जैसी चीज, और उसके बाद वॉर के बाद तब पर्यावरण संकट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, एंड रिसेंटली इवन टेररिज्म, आतंकवाद। तो जीवन, ये जो लाइफ है, ये पृथ्वी है, ये संसार है, ये संसार लिवेबल होने के बजाय और भी अनलिवेबल बना दिया। किसने? तो विज्ञान ने। एक थियरी आती है, आप लोग फिलोसफी वाले जानते होंगे अगर कोई होगे, और नहीं तो वैसे सभी को जाना चाहिए, पॉजिटिविज्म। वो क्या था कि उसी के बाद इनलाइटेनमेंट के बाद ये डेवलप हुआ था, जो वैज्ञानिक पद्धति पर और तर्कवाद पर विशेष बल देता था। तो अब ये बात हुई कि ठीक है, तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति को तो हमने अपनाया, लेकिन हमें मिलनी चाहिए थी पूर्णता। उल्टा हम लोग इस पूरे वर्ल्ड को अनलिवेबल बना दिया। आपको याद होगा अभी नोम चॉम्स्की की वो एक कॉन्टेम्पररी फिलोसोफर भी हैं, तो उसकी मैंने एक बुक का हवाला दिया था, बुक रिव्यू मैंने जो आप लोगों को दिया था 2020 का, कुछ बुक्स पर मैंने चर्चा की थी। तो उसने, नोम चॉम्स्की आज तक कह रहे हैं कि हमने 2 चीज़ों का अगर निराकरण नहीं किया तो इस दुनिया का समाप्त होना फिर बहुत अवश्य, मतलब ये संभव है कि दुनिया ही समाप्त हो जाए। वो कहते हैं एक परमाणु हथियार, इतने सारे जो परमाणु हथियार पड़े हुए हैं, उसी तरह की बात है कि आप बारूद की ढेर के जस्ट निकट अपना बिछावन लेकर सो रहे हो, और इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो कि कभी भी एक्सीडेंटल वो बारूद नहीं फट सकता। मैंने, उन्होंने ये नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने केवल उसकी तरफ इशारा किया है। दूसरा उनका कहना है कि पर्यावरण, आज ये पर्यावरण संकट से ही सारी समस्याएं आती है। आज कोविड-19 में भी आप क्या पर्यावरण संकट से आप जोड़कर नहीं देख सकते? दैट इज द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब पर्यावरण संकट की स्थिति में ही तो तुम देखते हो कि जैसे आप जंगल काटते जा रहे हो, तो वहाँ जो मैन और एनिमल्स है उसका एनकाउंटर ज़्यादा हो रहा है। तो एनिमल्स की जो वायरस हैं, चाहे वो बैट है, चमगादड़ है, अब उसके सारी बस्तियों को उजाड़ दोगे तो वो कहाँ रहेंगे? वो चले आएंगे मानव बस्तियों के आसपास रहने, झुंड में होते हैं, उनके शरीर में कुछ ऐसे वायरस पनप जाते हैं, क्योंकि उनका जो वो रात में जब वो फ्लाई करते हैं तो उनके शरीर में इतनी
इतने ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि उस टेम्परेचर पर उन्हें तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन वो जो वायरस कैरी करते हैं वो डाल देते हैं एनिमल्स को, और एनिमल से डल जाता है ह्यूमन को, और एनिमल से जो ह्यूमन ट्रांसफर हुआ तो परिणाम हुआ कि इसी तरह की महामारियां, पैंडेमिक फैलती रहेंगी। अब आप ही बताएं, तो उन्होंने ये बात कही तो हम आपको यह कह रहे कि हम लोग ठगा ठगा सा महसूस किया कि भाई कहाँ ये जगत की पूर्णता की बात करता था और भी असुरक्षित कर दिया। तो उत्तर आधुनिकतावाद ने उसे चुनौती दी। हालांकि उत्तर आधुनिकतावाद आज की सच्चाई नहीं है, तकरीबन 1970s के दशक में ही जब उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उस समय से ये चेतना प्रबल हुई। आज भी आप मिशेल फूको, डेरिडा, ये सब तरह के चिंतकों का नाम सुनोगे जो इससे जुड़े हुए हैं। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद ने आधुनिकतावाद को पुनर्परिभाषित किया। इट हैज गिवन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मॉडर्निज्म। इसने कहा कि देखिए, हालांकि मैं एक बात और बता दूं, एक थिंकर के बारे में थोड़ा सा संकेत करता हूं। एक 19वीं सदी में थिंकर हुए थे नीत्शे। तो नीत्शे को भी आप कह सकते हो कि उनके विचार कुछ कुछ उत्तर आधुनिकतावाद से मिलते हैं। नीत्शे ने ही पहली बार ये बात उठाई थी कि देखिए, आप सत्य का दावा करना छोड़ दीजिए। पहली बात, जो अगर प्रबोधन कहता है अंतिम सत्य की बात, तो ना तो अपने आप में कोई अंतिम सत्य है, देयर इज नाइदर अ सिंगल वन ट्रूथ नॉट इज एनी सिंगल वन रूट टू मूविंग टू द ट्रूथ। ना तो अपने आप में कोई अकेला सत्य है और ना वो सत्य तक पहुंचने का मार्ग है, एकमात्र मार्ग है। मतलब कि सत्य तक पहुंचने के अनेकों मार्ग हैं, उसमें प्रबोधन एक मार्ग बता रहा, लेकिन और भी तो मार्ग हो सकते हैं। अब आप सबको झुठला रहे हो, आप कह रहे हो रिलीजन और बाकी चीजों को आप झुठला रहे हो, लेकिन क्या जिन चीजों को आप साइंस, आप जिस विज्ञान पर आप विश्वास करते हो, वह विज्ञान जो चीज प्रूव नहीं करता है उसको अनट्रूथ घोषित कर देता है। लेकिन अब क्या पता अंत में पता चले कि विज्ञान की बहुत सारी भविष्यवाणियां ही गलत है, प्रबोधन की भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई। तो इसलिए आप मान के चलिए एक से अधिक रास्ते हैं, एक से अधिक इंटरप्रिटेशन है, ट्रूथ के एक से अधिक वर्जन हैं, और हमारे ट्रूथ तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग है। तो पहले ये बात नीत्शे कही, और अब वही बात आधुनिकतावाद कह रही है। वो कह रही है कि देखो, फिट फॉर, मतलब ऑल फिट फॉर वन साइज, ये कॉन्सेप्ट आप छोड़िए, ऑल फिट फॉर वन साइज नहीं चलेगा। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, एक मॉडल आप दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करिए। ये जो सेल्फ कंग्रेचुलेशंस आप कर रहे हो और बात कर रहे हो सक्सेस और सेल्फ कंग्रेचुलेशंस की, यह प्रबोधन का झूठा दावा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोडेस्टी में विश्वास करो, दूसरे का भी सुनो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सत्य है, तो दूसरा बोल रहा है वो भी सत्य है, वो अलग तरह का सत्य है। और आपको इस बहुलवाद को, इस बहुलतावाद को स्वीकार करके चलना होगा। यह है उत्तर आधुनिकतावाद। अब मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूं कि कई बार जब मैं लेक्चर देता हूं, कोई बात करता हूं, तो कई बार कई बच्चे क्लास में भी ऐसा होता था कि सर मैं तो ऐसा जानता था, सर आपने ये कहा, तुम जानते तो वो भी सत्य है, और मैं जो वर्जन दे रहा हूं वो भी सत्य है। तो पहले अगर मानविकी विषय पढ़ते हो तो उत्तर आधुनिकतावाद का सबसे बड़ा प्रभाव तो ह्यूमैनिटीज के ऊपर है। तो पहले आप यह तो जानिए कि किसी चीज का एक वर्जन नहीं है। ब्रिटिश ने मॉडर्नाइजेशन, क्या भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मॉडर्नाइजेशन हुआ? हाँ हुआ। क्या नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ। कहेंगे कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, एक वर्जन से हुआ कि जिस पश्चिमी मॉडल पर वो मॉडर्नाइजेशन की बात कहते हैं वह हुआ, लेकिन वह मॉडर्नाइजेशन चूंकि हमारे सोसाइटी के लिए सूटेड नहीं, इसलिए नहीं भी हुआ। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। तो इसलिए इसको चैलेंज भी मिला है रिसेंट में। अब तो ऐसा कहा जाता है, हरवंश मुखिया का एक आर्टिकल आया था, कभी आप यूट्यूब पर, अब यूट्यूब पर तो नहीं, आप नेट पर जाओगे तो आप वहां पर टाइप करना हरवंश मुखिया एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निज्म, आप वहां पर लिखना। हालांकि इंग्लिश में होगा, आप इंग्लिश इज द सॉफ्टवेयर ऑफ नॉलेज, तो उसको क्या कर सकते हो। तो अब उस आर्टिकल में आप पढ़ोगे तो हरवंश मुखिया ने यही लिखा कि हर जब नई शताब्दी आती है तो पहले वाली शताब्दी को लोग पिछड़े हुए मान लेते हैं और प्रेजेंट को मॉडर्न कह देते हैं। 10th सेंचुरी के लोग 11th सेंचुरी वाले 10th सेंचुरी वाले को मेडिवल मान रहे होंगे और खुद को मॉडर्न कह रहे होंगे। वही बात अगर 22nd सेंचुरी में, जब हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन 22nd सेंचुरी में जो आएंगे वह भी हम लोगों को पिछड़े हुए घोषित करके अपने आप को मॉडर्न घोषित कर सकते हैं, अगर दुनिया बची तो
यह चक्कर है। तो इसलिए अब मेरे विचार से मॉडर्निज्म के सारे एस्पेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको खराद पर चढ़ाता हूँ, मतलब इसको कहते हैं, ये जो मैंने यह मेरा सीरीज है, उसको अभिमन्यु का आप सातवां, जैसे आप जो देखते हो चक्रव्यूह, तो अभिमन्यु के चक्रव्यूह का सातवां मोर्चा मानिए। इस मोर्चे पर आकर क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन सामने रखता हूं एक दो, तो आप समझ में आएगा। जैसे एक पेट क्वेश्चन है, अब इसमें हिंदी वाले भी होंगे, कुछ इंग्लिश वाले भी होंगे, इंग्लिश हिंदी वाले दोनों व्यूअर्स हैं। तो मैं एक हिंदी में क्वेश्चन रखता हूं, अंग्रेजी में बोल देता हूं, एक इंग्लिश में रखता हूं, हिंदी में बोल देता हूं, ताकि आप सभी को सुविधा हो, क्योंकि दोनों को लिखने में टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। पलासी के युद्ध के साथ, पलासी के युद्ध के साथ मध्य युग की समाप्ति एवं आधुनिक युग की शुरुआत हुई। आधुनिक युग की शुरुआत हुई, मध्ययुग की समाप्ति एवं आधुनिक युग की शुरुआत हुई। अब देखिए, अब अगर वे समालोचनात्मक परीक्षण दे दें, क्रिटिकली एग्जामिन, हियर आई एम जस्ट यू कैन से ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश, विथ द बैटल ऑफ पलासी मेडिवल एज एंडेड एंड मॉडर्न एज स्टार्टेड। ये सरजना सर का जो ब्रिटिश पक्षधर विद्वान है उनका कोटेशन है। और इसमें जो आप कहोगे कीवर्ड में अगर वो हमें टिप्पणी कीजिए भी डाल देते हैं, टिप्पणी, अगर वे शब्द डाल देते हैं टिप्पणी कीजिए, कमेंट, तो अभी हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हम लिखेंगे उसमें इसके लिमिटेशंस पार्ट तो जरूर बताएंगे। अगर वो समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए डाल देते हैं तो सीधा हमें इशारा हो जाएगा कि आप बढ़ जाओ, इसकी धज्जियां उड़ाओ। अब देखिए, अब कितना बड़ा डाइकोटोमी है, वो डाइकोटोमी को देखिए। अब किसी से अगर पूछोगे भाई इंडिया में पलासी का युद्ध बढ़िया हुआ या बुरा हुआ, तो सभी आंसू बहाते हैं कि पलासी का युद्ध तो बहुत गलत हुआ, भारत गुलाम हो गया। तो एक तरफ आप गुलामी पर आंसू बहाएंगे या भावी विकास की बात सोचकर उस पर सेलिब्रेशन करेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो नेचुरली जो पलासी का बैटल है, अब देखो इसके पीछे है क्या कि ब्रिटिश काल, इन्होंने मुगल काल को, मुगल शासन काल को, जो 18वीं सदी का पूर्वार्ध है, जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ है, तो उसको इन्होंने अंधकार का काल मान लिया है, डार्क एज। और फिर उन्होंने कहा कि पलासी के युद्ध ने एक नए लाइट लाए। तो अब इसको काउंटर हम किस आधार पर करेंगे? दो आधार पर कर सकते हैं। अब एक आधार यह है, और सबसे पहला आधार कि जो कि नवीन शोध सतीश चंद्र ने भी इस बात को कबूल किया है और बाकी विद्वानों ने किया, कहा कि देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ में, जब बैटल ऑफ पलासी हुआ, ब्रिटिश शासन स्थापित हुई, तो ब्रिटिश ने क्या किया भारत में मॉडर्नाइजेशन, जरा आप उसकी सूची तो बताएं। उस समय तो ब्रिटिश वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण था। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय अ मर्केंटाइल फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो इस काल में तो उनका एक ही काम होता था कि भारत से जितना भी अधिक वस्तुओं को बटोर सकते हो भारतीय धन से, उसको बटोर लो और यहां से यूरोप की तरफ और ब्रिटेन की तरफ निर्यात करके मुनाफा कमाओ। जस्ट गार्नर द प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एमंग शेयर होल्डर्स। और जो कंपनी के शेयर धारक हैं उनमें इस मुनाफा को बांटो और खाओ, मस्ती करो। तो आप जो हमारे यहाँ वस्तुएं उठा के पहले ले जाते थे तो उसके बदले कम से कम सोने चांदी तो देते थे। अब तो बंगाल विजय के बाद यहीं से आप यहीं के राजस्व, यहाँ का रेवेन्यू का एक भाग आप लेकर वस्तुएं खरीदते हो और निर्यात करते हो, मुनाफा कमाते हो। तो यहीं से तो धन की निकासी की शुरुआत हुई। आपने इस काल में कोई राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण, प्रशासनिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाया। आपने परंपरागत मुगल ढांचे को ही बनाए रखा। आपने समाज सुधार में भी कोई रुचि नहीं ली। उस काल में क्षतियां जलती रही, आप मूक दर्शक की तरह देखते रहे।
आपने सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई विज्ञान और तकनीकी का प्रवर्तन नहीं किया, तो अब आप कैसे कहते हो कि आपने मॉडर्नाइजेशन किया? अगर आपने बदलाव लाया तो 19वीं सदी के आरंभिक दशकों के बाद लाया, जब उपनिवेशवाद औद्योगिक चरण में पहुंचा और आपको अपनी वस्तुएं बेचने के लिए जरूरत पड़ी यहां परिवर्तन लाने की। क्योंकि आप जब तक समाज सुधार नहीं करती, नए यातायात और संचार व्यवस्था विकसित नहीं करती, आप जब तक अंग्रेजी शिक्षा लागू नहीं करते, तो आपका अभिप्रेत पूरा नहीं होता। तो आपका इंटेंशन तो कभी रहा ही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसका खंडन होना मांगता है। अगर समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन, तो दैट इज बेटर। अगर इवन दे आर यूजिंग द टर्म कमेंट, टिप्पणी कीजिए तो भी चलेगा। लेकिन अब माय स्टूडेंट, एक बार उन्होंने क्वेश्चन बदल दिया कि पलासी के युद्ध के पश्चात किस प्रकार युद्ध के पश्चात किस प्रकार भारत में आधुनिकीकरण को बल मिला, आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिला। अब देखिए, इस पर आते हैं। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कि आपको अगर अब डार्क एज या संकट का काल 18th सेंचुरी की जो फर्स्ट हाफ है उसको अब डिनाई किया जाता है। इस बार 2020 में भी एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था ऑप्शनल पेपर में, जिसमें इसको डिनाई किया जाना मांगता है। क्योंकि अब नए शोधों के आधार पर यह स्थापित हुई है कि मुगल काल के पूर्वार्ध में भले ही मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया हो, उसका विघटन हो गया हो, परंतु उसके जो कुछ उत्तराधिकारी राज्य थे या फिर मैसूर जैसे सशक्त राज्य थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छी सरकारें दी है। दे जस्ट प्रोवाइडेड द गुड गवर्नमेंट टू देयर पीपल। तो एक तो ये फैक्टर है। आर्थिक क्षेत्र में कहा गया कि भाई कैसे इसको आप अंधकार का युग कहते हो। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द यू कैन से इंटेंस यूरोपियन ट्रेड, और रैदर यू कैन से ट्रेड रेवोल्यूशन। यह ट्रेड रेवोल्यूशन का काल है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी आ रही है, इधर खेती में नकदी फसलों का, कैश क्रॉप्स का प्रचलन बढ़ रहा है, नए नए समृद्ध पॉकेट्स डेवलप हो रहे हैं, एक मर्केंटाइल क्लास है, एक रेवेन्यू जो फार्मर्स है, वो सब आपस में गठबंधन बनाकर हैं, और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था अपने ढंग से आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रही थी। तो इसलिए इसको आप मुगल काल को अब अंधकार का युग न मानकर प्री मॉडर्न एज मानिए। नया कॉन्सेप्ट यही है। तो इसमें आप चाहो तो इसको भी कोऑप्ट कर सकते हो, इस विचार को। अब दूसरा वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमारा विकल्प छीन लिया। आई एम जस्ट प्रोनाउंसिंग द क्वेश्चन इन इंग्लिश, ट्रांसलेटिंग इट, कि हाउ डिड आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया वॉज इनकरेज्ड। अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने हमेशा यही कहा है आपको कि क्वेश्चन हमें इंडिकेशन देगा। हम कौन होते हैं, पहले ही एक प्री कंसीव्ड आइडिया लेकर कि नहीं, अब ये आइडिया लेकर अगर यहां आएंगे तो क्वेश्चन का डिमांड हमारा बदल चुका है, तो कहेंगे इसमें क्या करें। तो हम इसमें एक बहुत चालाकी करेंगे। पहले बैटल ऑफ पलासी के बाद तुरंत तो कुछ हुआ नहीं है, तो वहां पर हम दिखा देंगे कि पलासी के युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन को प्रोत्साहन मिला, ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को प्रोत्साहन मिला। लेकिन उन बदलावों के बारे में चर्चा करने से पहले दो बातों को ध्यान रखना आवश्यक है कि आरंभिक 50 वर्षों में या आरंभिक 4-5 दशकों में ब्रिटिश शासन ने कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाया, और दूसरी बात, जो 19वीं सदी के पश्चात जो बदलाव लाए गए थे उसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक हित का संवर्धन था। परंतु कारण जो भी हो, 19वीं सदी में अमुक परिवर्तन जो ब्रिटिश के द्वारा लाए गए, इसके परिणाम स्वरूप भारत में आधुनिकीकरण को बल मिला। सो मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया वाज इनकरेज्ड। सो देखो, अब हमने थोड़ा वर्जन चेंज कर लिया, हमने गलत कुछ नहीं कहा,
हमने थोड़ा सा यह भी दर्शा दिया कि देखिए हम समझ रहे हैं कि उनका इंटेंशन मॉडर्नाइजेशन नहीं था, परंतु मॉडर्नाइजेशन हुआ। अब ये तो क्वेश्चन का डिमांड है, हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 30, इंग्लिश में लिख देता हूं। लॉर्ड डलहौजी was the founder of modern India. Founder of modern India. ओके अब अगर वो टर्म का इस्तेमाल कर देते हैं एक्सप्लेन, और दूसरी तरफ इसी स्टेटमेंट को रिपीट कर देते और टर्म का इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकली एग्जामिन। तो यहां भी हमारा बल बदल जाएगा। अब नाउ आई एम जस्ट यू कैन से ट्रांसफरिंग द क्वेश्चन इन हिंदी कि लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था। व्याख्या कीजिए, या कह देंगे सोदाहरण व्याख्या कीजिए। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन में बल अलग बदल जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चे सिर्फ ये पूछते हैं कि सर जब पीछे टेल पार्ट लगी हो तो हमें क्या करना चाहिए, परंतु वो ये नहीं पूछते कि टेल पार्ट का उत्तर देने से पहले क्या हमारे पास उस पर एक से अधिक विचार मौजूद है ताकि हम उसके साथ प्ले कर सके क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार। तो वो तो बहुत ही आवश्यक चीज है। तो पहले जब तक आप इस पर हमें एश्योर नहीं करोगे तो हम कैसे आपको केवल कीवर्ड के आधार पर कर सकते। तो अब देखो क्रिटिकली एग्जामिन है, यहां पर कैसे करेंगे चालाकी। लॉर्ड डलहौजी के जो द्वारा उठाए गए कदम हैं, तो उनसे जिससे भारत का मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण हुआ उसकी चर्चा जरूर करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी केवल एक भारत में केवल एक विजेता और साम्राज्यवादी ही नहीं था, उसने भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन दिया। पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन है। हालांकि वहीं पर हालांकि उसका उद्देश्य औपनिवेशिक हित से परिचालित था और वह कहीं ना कहीं भारत को आधुनिक वस्तुओं के बाजार, ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा किए गए परिणामों का अनचाहा, उसके द्वारा किए गए सुधारों का अनचाहा परिणाम था, अनइंटेंडेड इंपैक्ट, अनचाहा परिणाम था आधुनिकीकरण। अब इतना के बाद उसने जो किया है, जैसे रेलवे टेलीग्राफ है, पोस्टल डिपार्टमेंट की स्थापना है, मॉडर्न रोड्स एंड कैनाल्स का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके बाद टॉमसनियन एजुकेशन सिस्टम, उस सब की चर्चा कर देंगे। लेकिन हल्की सी पहले ही दिखा देंगे भाई इसके इंटेंशन को हम जानते हैं। सॉरी, क्रिटिकली एग्जामिन होगा तो उसमें आधा पार्ट उसका अचीवमेंट बताएंगे और उसके सेकेंड हाफ में आधे पार्ट में उसकी सीमाएं बताएंगे कि भाई इससे परिचय, उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे कि उस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी विचारों का प्रभाव था और उसका उद्देश्य था भारत में एक ऐसी सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना कि भारत ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित हो सके। तो उस क्रम में उसको हम देंगे। तो लेकिन हमें उसकी तरफ संकेत दोनों प्रकार के प्रश्नों में कर देना चाहिए, भले ही एक्सप्लेन हो या क्रिटिकली एग्जामिन हो। अब हमें आप यह बताएं कि इन दोनों क्वेश्चन में कंटेंट तो आपके पास है, परंतु कंटेंट तो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आपका चेंज हो रहा है। यही चीज आपको पकड़नी है और ये क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज इसमें आपको सिद्धहस्त बनाएगा। मतलब धीरे धीरे आप चीजों को ज्यादा बढ़िया से समझ पाओगे तो बढ़िया से स्टैंड ले पाओगे। तो दिस इज द थिंग। अब सारे इश्यूज तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन अब ये ब्रिटिश वाले में तो खैर चलिए इजी, हमारे सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन यही जब आएगा क्या मुगल विदेशी थे तो उसका मैं क्लू बताऊंगा, क्या महाराणा प्रताप और शिवाजी राष्ट्रीय शासक थे तो उसमें हमें क्या क्रिटिकल ओपिनियन रखना है। फिर उसी प्रकार से बहुत सारे इश्यूज आएंगे, क्या इतिहास मिथक है या मिथक और इतिहास में अंतर है, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे आएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं रखता हूं कि बड़ा
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैंने रखा है लॉर्ड डलहौजी पर, आपके जीएस के पेपर में 2013 में पूछ चुका है, ऑप्शन में तो कई बार पूछ चुके हैं। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस क्वेश्चन को जब पूछा गया था, रखा गया था, उसमें बच्ची इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाए थे। मतलब सिर्फ डलहौजी का अचीवमेंट लिख कर आ गए थे, मानो डलहौजी हमारी भलाई चाहता हो या डलहौजी हमारे आधुनिक निर्माता हो, वो भारत में आधुनिकीकरण करने आया हो, जिसके कारण तुम देखते हो 1857 का रिवोल्ट हुआ, वो हमारे यहाँ आधुनिक भारत का निर्माता हो गया। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा तो आपको संकेत करना पड़ेगा कि अनचाहा परिणाम क्या है और चाहा परिणाम क्या है। अब विलियम बेंटिक के आगमन के साथ, इसको भी मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, हिंदी में बता दूंगा। विथ एडवेंट ऑफ विलियम बेंटिक, एडवेंट ऑफ विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक इंडिया फेल्ट अ विंड ऑफ चेंज, India felt a wind of change. Wind of change. Comment. विलियम, अब देखो इसको हिंदी में क्या होगा कि विलियम बेंटिक के आगमन के साथ भारत ने परिवर्तन का बयार महसूस किया। बयार का मतलब हवा, माने भारत में परिवर्तन की हवा चल गई विलियम बेंटिक के आगमन के साथ। अब आपको पहले यह ध्यान रखना होगा, चलो विलियम बेंटिक के समय क्या हुआ, तो आप उसको अपने दिमाग में सोचना शुरू करो। जब इस तरह की बात है, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हो सकता है किसी में हो किसी में नहीं हो। तो प्रशासनिक में आप देखते हो कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत की है। प्रशासनिक में आप देखते हो नए सदर, दीवानी सदर, निजामत अदालत बनाए हैं। तो उसने विधि का संहिताकरण किया है। विधि का संहिताकरण, मैकाले कोड आप देखते हो। आप आर्थिक में आते हो तो आर्थिक में कुछ आर्थिक को आप इग्नोर कर सकते हो। आप उसके बाद सामाजिक में आओ तो सबसे पहले तो आपको दिख जाएगा समाज सुधार के लिए, सती प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बना है, ठगी व्यवस्था के दमन के लिए कानून बना है, और एक अधिकारी को उसने डिप्यूट किया है। और फिर सांस्कृतिक में तो अंग्रेजी शिक्षा आ जाएगी, मैकाले एजुकेशन सिस्टम, तो वो चीज है। लेकिन परिवर्तन का बयार महसूस किया, उसमें उसका कॉलोनियल इंटरेस्ट को दिखाए बिना क्या आप उत्तर आपका पूरा हो सकता है? इसी में स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं। वहां पर वो लिखते हैं उसके सुधारों के बारे में, लेकिन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं। यहाँ पर आपको बाइनरी नहीं सोचना है, आपको कई चीजें हैं जिसमें एक जटिल सोच होती है, क्वेश्चन का डिमांड पृथक होता है। इसमें आपको स्टैंड यह लेना चाहिए कि विलियम बेंटिक के आगमन के साथ दिखाइए क्या क्या परिवर्तन सुधार हुए, लेकिन यह भी स्पष्ट कीजिए कि विलियम बेंटिक के आगमन के साथ भारत ने परिवर्तन का बयार तो महसूस किया, परंतु यह परिवर्तन लंदन के पक्ष में था, न कि कलकत्ता के पक्ष में। It is true that with the advent of William Bentinck, India felt a wind of change, but this wind of change blew in favor of London, not in favor of Calcutta. So in this way. तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या होता है। तो आज मैं इतना ही रुकूंगा। मुझे लगता है कि क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज से आप लोगों को फायदा हुआ होगा। थोड़ा हमें इंडिकेट कर दें ताकि हम इस सीरीज को भी जारी रखें। अन्यथा अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप संकेत करें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे को या जो किसी चीज़ पर विचार व्यक्त करना चाहता है, चाहे वह आपको किसी चौपाल पढ़ी इतिहास के मुद्दे पर बहस, ब्रिटिश की उपलब्धियों की चर्चा क्यों न हो रही हो, या कई बार आपको किसी पॉलिटिकल लीडर के स्पीच में ही क्यों न देखना पड़े, लेकिन यह आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश जो दावा करते हैं और जो आप भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखते हो, वो दोनों में फर्क हो सकता है और विचार एक से अधिक हो सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मैं आपको दूसरे लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।